स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल में। मैं हूं शरद दुबे और मेरे सहयोगी हैं मानसी दवे और अभिषेक सत्रवत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आज जो है ऑफकोर्स एक्सपायरी का दिन है जहां पे बाजार में उतार चढ़ाव लगा हुआ है। ऑफकोर्स अगर बात करें तो निफ्टी में तो यहाँ पे सपाट लेवल्स पे जो है ट्रेड करें निफ्टी, और निफ्टी बैंक में हालांकि देखिए तो थोड़ी सी कमजोरी ज़रूर है। लेकिन आज के ऑन द शो में जो है हमारी नज़र है 2-5 पे जो है FNO स्ट्रैटेजी पे जो है नज़र रहने वाली है। मार्केट चल रहेगा 2:10 पे क्लोजिंग ट्रेड्स है जहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्रेड्स हमारे गेस्ट बताएंगे। 2:40 को देखें तो ऑप्शंस के चैंपियन जहाँ पे ऑप्शंस में कहाँ पे कमाई के मौके बनते हैं वो हमारे टेक्निकल गेस्ट आपको बताएंगे। मार्केट्स एट 3 पे जो है इंपॉर्टेंट स्टॉक मूविंग न्यूज़ फ्लोज जो पिछले जो आप कह सकते हैं स्टार्टिंग ऑफ द मॉर्निंग सेशन से अभी तक जहाँ पे इम्पैक्ट आया उस पर नज़र रहेगी। 3:10 पे बात करें तो BTST STBT ट्रेड्स रहने वाले हैं और 3:20 पे आखिर में देखेंगे तो इवेंट्स टू वॉच रहेगा। लेकिन बड़े बातें क्या है उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। बाज़ार की जो बड़ी बातें हैं उस पर जो देखेंगे दायरे में बाज़ार आ रही है। निफ्टी अगर बात करें तो लेवल्स 24,750 के पास है। निफ्टी ऊपरी स्तरों से देखें तो लगभग 150 अंक नीचे है। आज ज़रूर थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग थी बट उसके बाद जो है गेंस जो है चले गए। निफ्टी बैंक की बात करें तो ऊंचाई से 500 अंक नीचे है, 55,250 लेवल्स के ऊपर करंट लेवल्स पे। तो ऑफकोर्स इंपॉर्टेंस जो है सपोर्ट लेवल्स पे भी नज़र रहेगी। लेकिन सरकारी बैंक FMCG में गिरावट ज़्यादा है। खपत वाले शेयर्स में जो है सेलिंग देखने मिल रही है। ऑफकोर्स ऑटो सेल्स भी आने वाले तो उस पर भी नज़र रहने वाली है। लेकिन दिग्गज के मुकाबले स्मॉल कैप में खरीदारी आ रही है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द अर्निंग सीजन हम आ रहे हैं और ऑफकोर्स पिछले 3 से 4 दिन में हमने देखा ब्रॉडर इंडिसेस की जो मूवमेंट है पॉजिटिव साइड में है और अच्छी खरीदारी हो रही है। स्टॉक पिकर्स मार्केट कहेंगे खास करके अर्निंग्स को लेके तो इस पर भी नज़र रखिएगा। लेकिन रियल्टी और फार्मा शेयर है आज यहाँ पे अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है, अच्छी बाइंग आ रही है। वन ऑफ द टॉप सेक्टोरल गेनर्स भी है आज दिन के ट्रेड में। लेकिन बाजार की बड़ी बातें में ऑफकोर्स ये सारी चीज़ जो है कवर्ड है। लेकिन मानसी बिग बजर्स क्या है आज स्टॉक स्पेसिफिक? बिल्कुल, देखिए रियल्टी और फार्मा का आपने जिक्र किया शरद, गुड आफ्टरनून। लेकिन उसके साथ साथ मेटल्स में भी शाइन नजर आ रही है। सो बजिंग स्टॉक कैटेगरी में इस वक्त सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को एक बार देखना चाहिए, उसके बाद उसमें कौन से स्टॉक्स हैं, कौन से स्क्रिप्ट्स हैं जहां पर अच्छा खासा एक्शन है। एब्सोल्युटली रियल एस्टेट, मेटल, IT और फार्मा सबसे आगे हैं जहां पर अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। और मेटल्स की शाइन से ही शुरुआत अगर करें, शहरों में अच्छी खासी खरीदारी का माहौल देखने को मिल रहा है। जिंदाल स्टील, JSPL, टाटा स्टील, हिंदुस्तान कॉपर, ये सारे स्टॉक्स काफ़ी अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं और सेल के नतीजे भी आए थे। और आज सुबह स्टॉक वॉच में भी इसका जिक्र हमने किया था और सेल के स्टॉक प्राइस में रिजल्ट बैक्ड एक्शन भी नजर आ रहा है। अच्छी खासी मजबूती के बीच ये स्टॉक भी ट्रेड करता हुआ। रियल एस्टेट जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, प्रेस्टीज, DLF, शोभा लिमिटेड, मैक्रोटेक डेवलपर्स, सारे स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन है। रियल एस्टेट का पूरा सेगमेंट निफ्टी रियल्टी इंडेक्स अगर देखेंगे वहां पर भी मजबूती है और उसमें चुनिंदा रियल एस्टेट प्लेयर्स सिर्फ और सिर्फ लार्जर रियल एस्टेट कंपनियां ही नहीं, उसमें छोटी मझोली रियल एस्टेट कंपनियों पर भी नजर रखना चाहिए जहां पर हम देख रहे हैं एक इम्पैक्ट आता हुआ नजर आ रहा है। मजबूत गाइडेंस कमिंस में नजर आई थी और कमिंस की जो गाइडेंस आई उसके ठीक बाद स्टॉक में एक मूवमेंट आती हुई देखने को मिली है। बिग बजिंग मोमेंटम वहां पर भी है। मैनेजमेंट की तरफ से जो कमेंट्री आती है उसका असर तो पड़ता ही है। रिजल्ट बैक्ड एक्शन, ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ साथ मैनेजमेंट का क्या कहना है अपने बिजनेस को लेकर, ये काफी जरूरी होता है। 7% की तेजी के साथ कमिंस के स्टॉक में भरपूर एक्शन। इस बीच शिप बिल्डिंग स्टॉक्स आज सुबह से ही, डिफेंस में वॉलेटाइल मूव जरूर है लेकिन शिप बिल्डिंग स्पेस में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, कोचिन शिप यार्ड, मैसगांव डॉक जैसे स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला, तो इस पर भी नजर रखनी होगी आपके। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इसमें आउट परफॉर्म करता हुआ। रियल एस्टेट सेक्टर जिसकी हम बात कर रहे थे, रियल एस्टेट में प्रेस्टीज, DLF, शोभा पर तो नजर है ही, लेकिन मजबूत नतीजों के दम पर दीपक नाइट्राइट के स्टॉक में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। एक्सचेंजेस पर कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए, नंबर्स दमदार रहे, उसका इम्पैक्ट दीपक नाइट्राइट में और इसी तरह का इम्पैक्ट जो है वो नेटको फार्मा के स्टॉक प्राइस में भी देखने को मिला है। एट दिस पॉइंट दीपक नाइट्राइट के स्टॉक में करीब 5% की तेजी है और नेटको फार्मा के स्टॉक पर भी नजर होनी चाहिए क्योंकि वहां पर भी रिजल्ट बैक्ड न्यूज फ्लो का एक्शन नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट 3% के गेंस के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। तो फार्मा, रियल एस्टेट, मेटल, ये सारे स्टॉक्स सेक्टर्स हैं जहां पर अच्छा एक्शन है। IT सेक्टर में भी हम देख रहे हैं ग्लोबल फ्रंट पर जो सारी चीजें डेवलपमेंट्स निकल कर आ रहे हैं उसका एक इम्पैक्ट इवेंचुअली डोमेस्टिक IT कंपनियों पर पड़ता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है।
लेकिन आइए आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं लेवल्स की। आज के सत्र में भारी उतार चढ़ाव है और ये उतार चढ़ाव बिल्कुल रैशनल है, होना ही है बिकॉज मंथली एक्सपायरी का दिन है। निफ्टी के लेवल्स देखें 24,800 के नीचे फिसल चुका है और एट दिस पॉइंट जहां हम बात कर रहे हैं ऊपरी स्तरों पर शुरुआत अच्छी हुई बाजार की, लेकिन चंद मिनटों में ही वो शुरुआत फ्रिजल आउट, गेंस फ्रिजल आउट होते हुए नजर आए। इसी तरह की तस्वीर बैंक निफ्टी की तरफ से भी देखने को मिली है। अभिषेक, आज का सत्र तो फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, हर हाफ को अगर देखेंगे वॉलेटाइल ही नजर आया और टुवर्ड्स डाउन साइड ही विजिबल ज्यादा दिखी। उम्मीद तो ये थी बाजार खुले तब कि चलिए ये तेजी बरकरार रहेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मानसी, पहले घंटे को छोड़ दें तो बिल्कुल हम बाजार को एक रेंज में ही देख रहे हैं। वोलेटिलिटी एक रेंज में ही हुई है। एक्सपायरी के दिन अमूमन इससे भी ज़्यादा वोलेटाइल हम सेशन देखते हैं, लेकिन आज तो मतलब क्या कहें, मैं देख रहा था कि जो शुरुआत हुई वहाँ पर बाजार टिके नहीं। हमारे लिए संकेत भी ठीक ठाक थे, एफआईएस के फ्रंट पर संकेत अच्छे थे और अमेरिका से संकेत अच्छे आए थे डाउ फ्यूचर से, लेकिन दोनों ही आज के सत्र में काम नहीं आए। एक अच्छी चीज हुई, उससे ज्यादा सपोर्ट हम बाजार को देख नहीं रहे हैं, वो है इंडिया विक्स का घटना। 2 दिन में करीब 10% इंडिया विक्स नीचे आ गया है, लेकिन बाजार चला नहीं। अगर आप इस सीरीज के मूव्स देखेंगे तो करीब कितने 2% के आसपास के, 0.25% के आसपास की तेजी है निफ्टी में। तो ऐसा लग रहा है कि अब ये सीरीज तो आज खत्म हो गई है। रोल ओवर की मैं डेटा भी चेक कर रहा था, 74% है निफ्टी का रोल ओवर। निफ्टी बैंक की बात करें तो 70% के आसपास के रोल ओवर फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। मे बी अब ये मतलब जितने रोल ओवर हमने पिछले सीरीज में देखे थे उतने ही रोल ओवर निकल के आ जाएंगे। तो एक थोड़ी सी कह सकते हैं कि एक्शन तो रहा है विद इन सीरीज, बहुत सारी न्यूज़ भी आई है, लेकिन बाजार ने उसको पूरा का पूरा डाइजेस्ट किया है। अब अगली सीरीज का इंतजार करेंगे, कल से अगली सीरीज की शुरुआत हो जाएगी। आज ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब ये एक रेंज में ही बाजार बंद भी हो जाएगा। टैरिफ की चिंता कम हुई है तो आईटी शेयरों में आज थोड़ा सा मोमेंटम हमने देखा, लेकिन वो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कोई एक्साइटमेंट हम आईटी शेयरों में आज देख रहे हो। आईटी के अलावा जो सिलेक्टिव ट्रेड्स रहे हैं वो मेटल में रहे हैं, सिलेक्टिव बाइंग हमने फार्मा शेयरों में देखी है। लेकिन जो खपत वाला जो खेमा है, हम मॉनसून की खबरें दिखा रहे थे और एक्सपर्ट भी बोल रहे थे कि वहां पर थोड़ा सा एक्शन देखने को मिलेगा। खपत वाली, डिस्क्रिशनरी स्पेंड वाली, उसमें ऑटो भी आ जाता है, लेकिन वहां भी आज हम देख रहे हैं कि थोड़ी नरमी के ही संकेत आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि टाटा कंज्यूमर हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज फिनसर्व, आईटीसी, श्रीराम फाइनेंस, एशियन पेंट्स, ये उसकी रिलेटेड सारे के सारे सेगमेंट है। कोई कंज्यूमर फाइनेंस वाली भी कंपनी इसमें होगी, तो वहां से मूव नहीं है। तो कह सकते हैं कि रंगत नहीं है बाजार में। और अब ये जिस लेवल के आसपास है, मे बी इससे 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे इसी लेवल के आसपास आज के हम मई सीरीज की एक्सपायरी होते हुए भी देख सकते हैं। मानसी, ऐसा लग रहा है कोई खास नहीं है, बस ये है कि देखते हैं कि एफआई से आज किस तरह के संकेत मिलते हैं। 4 सत्र की बाइंग तो हो गई है कैश मार्केट में, क्या 5वें सत्र में भी बाइंग करेंगे एफआईज, ये एक देखने वाली चीज होगी। दूसरी बात यह कि निफ्टी के ज़्यादातर नतीजे आ गए हैं। आज बजाज ऑटो के नंबर्स पर नज़र है और नतीजों का सीज़न ओवर हो जाएगा। तो अब ये सीरीज़ भी ओवर हो रही है, नतीजे भी ओवर हो रहे हैं और बाजार अब नए डायरेक्शन की तलाश करेगा। आगे अब पॉलिसी खड़ी है आरबीआई की, 4 तारीख से एमपीसी की बैठक शुरू हो जाएगी, तो बाजार का फोकस कहीं ना कहीं इस बात पर शिफ्ट होगा कि अब पॉलिसी फ्रंट पर किस तरह की अच्छी न्यूज़ बाजार के लिए आती है, तो नए ट्रिगर पर ही बाजार चलेगा। अदरवाइज तो सुस्ती ही दिख रही है, कुछ खास एक्शन दिख नहीं रहा है बाजार में आज। तो चलिए, सुस्ती है, लेकिन उस बीच सुस्ती में नतीजों का सिलसिला तो अब भी चल रहा है। अल्केम लैबोरेटरीज के नंबर्स आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, नंबर्स कमज़ोर है, उसका इम्पैक्ट भी स्टॉक प्राइस पे देखने को मिला है। कंपनी के मार्जिन्स जो हैं वो 13% से घटकर 12% पर जाते हुए दिखे हैं। आधे % के डाउन ट्रेंड्स के साथ स्टॉक में हम देख रहे हैं कमज़ोरी का रुझान। कंपनी के रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट के फिगर्स पर भी नज़र रहेगी, लेकिन 8 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है अल्केम लैबोरेटरीज। नतीजों के बाद ये स्टॉक में मूवमेंट टुवर्ड्स डाउन साइड नज़र आ रही है। लेकिन चलिए, वॉलेटाइल मूव्स हैं बाजार में, इस वॉलेटिलिटी में मार्केट को प्ले आउट कैसे करें, स्ट्रैटेजी, रणनीति क्या बनानी है, स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें समझते हैं। और ये समझाने के लिए हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं, उनसे समझते हैं बाजार को कैसे रीड किया जाए। हमारे साथ ओशो कृष्णा जुड़ गए हैं, एंजल वन की सीनियर रिसर्च एनालिस्ट, टेक्निकल एंड डेरिवेटिव। हमारे साथ विवेक कारवा भी जुड़ गए हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट विद द इन्वेस्टमेंट से, और कुणाल शाह भी हमारे साथ है निर्मल बंग से। जेंटलमैन, आप तीनों का बहुत स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर, अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। और सबसे पहले तो वॉलेटिलिटी के बीच
कामकाज देखने को मिला है। कुणाल, आई विल स्टार्ट विथ यू। आज के सत्र में दिन की शुरुआत से ही वॉलेटिलिटी है और भारी उतार चढ़ाव के बीच कह सकते हैं कि बेयर्स का पलड़ा फिलहाल तो भारी है। बिकवाली का दबाव मार्केट में नजर आ रहा है। स्ट्रैटेजी क्या होगी और आपके क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे? मानसी जी, जैसे हम देख रहे हैं कि मार्केट आज मंथली एक्सपायरी है, इसके लिए एक साइडवेज कंसोलिडेशन के फेज में है। हमने एक बहुत अच्छी खासी रैली देखी है लोअर लेवल से मार्केट में, जहां हम 25,100 तक के लेवल्स टच करके आए हैं। अभी जो डेटा इंडिकेट कर रहा है कि 25,000 के कॉल राइटर्स अभी भी एक्टिव है ऑप्शन डेटा पे, और 24,650 जो कि निफ्टी का 20 डीएमए है, वहां पे हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव ही है। विद इन दिस ट्रेंड हम एक कंसोलिडेशन का फेज देख रहे हैं। 24,400 आप कह सकते हो कि एक ट्रेंड रिवर्सल की तरह काम करेगा। अगर ये अप ट्रेंड को खत्म होना है तो 24,400 ब्रेक करता है तो हम कह सकते हैं कि करेक्शन शायद और डीपर हो जाएगा, तो निफ्टी को 23,800 तक भी लेके जा सकता है। सो ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है। बाउंड डिप की सलाह रहेगी निफ्टी के इंडाइसेस पे। आज जो वीकनेस है वो बैंक निफ्टी में रही है। बैंक निफ्टी एक लगाड़ रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में मंथली एक्सपायरी पे। सिमिलर बैंक निफ्टी भी एक 55,000 से लेके 56,000 1,000 पॉइंट की रेंज है जिसमें फंसा हुआ है। अगेन बैंक निफ्टी का भी जो 20 डीएमए है 55,000 के आसपास, वही उसका सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट टूट जाता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो बैंक निफ्टी में फर्दर करेक्शन देख सकते हैं जो बैंक निफ्टी को 54,000 तक के लेवल तक लेके जा सकता है। सो ओवरऑल दोनों इंडाइसेस पे मेरा व्यू साइडवेज का है। विद इन दिस साइडवेज व्यू बाय ऑन डिप का अप्रोच रखना है। अगर डिप मिलता है तो उसको यूटिलाइज करें बाय करने के लिए। करंट लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है लॉन्ग साइड के लिए ट्रेड लेने के लिए। जहाँ तक मिड कैप और स्मॉल कैप की बात है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट रहा है। ब्रॉडर मार्केट्स भी में भी आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखोगे तो 1300 एडवांसेस है, सामने 1400 के डिक्लाइन है, सो ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में जहाँ पे मेरा फोकस रहेगा वो रहेगा पावर सेक्टर पे। सो आई थिंक पावर एज अ सेक्टर आगे जाके अच्छा करना चाहिए। यहाँ पे मोमेंटम बिल्टअप देखना स्टार्ट हो रहा है। सो मेरा जो फर्स्ट कॉल रहेगा वो है आरईसी। सो आरईसी आप देखोगे कि ऑलरेडी स्टॉक ने एक अच्छा करेक्शन देखा था, उसके बाद हम लोअर लेवल से बाइंग इंटरेस्ट देख रहे हैं। जो भी सेल ऑफ आ रहा है आरईसी में लोअर लेवल से, वहां पे हम कहीं भी फॉलो अप सेलिंग प्रेशर नहीं देख रहे हैं। इनफैक्ट लोअर लेवल से बाइंग ही दिखाई दे रही है। स्टॉक ने आज के ट्रेडिंग सेशन में वापस अपने 20 डीएमए को रिक्लेम किया है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मूव आगे जाके भी कंटिन्यू रहेगा। तो आरईसी पे बाई की सलाह रहेगी। 395 का स्टॉप लॉस रखना है। हायर लेवल्स पे 425 से लेके 430 तक के टारगेट दिखाई दे सकते हैं आरईसी लिमिटेड में। सेकंड स्टॉक है जो कि बाई साइड पे रहेगा, ये भी पावर स्पेस में से ही रहेगा और स्टॉक का नाम है आईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। और स्टॉक अगेन हाई लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा है। जब भी अपने 20 डीएमए पे आता है वहां पे सपोर्ट लेता है और हमने स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देखा है। सो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। आईएक्स पे बाई की सलाह रहेगी। 199.6 के आसपास करंटली ट्रेड कर रहा है, आप करंट लेवल्स पे ले सकते हो। 193 का स्टॉप लॉस रखना है डाउन साइड पे। अप साइड पे आपको 212 से लेके 219 तक के टारगेट्स रहेंगे। तो चलिए, गिरावट में खरीदारी के मौके इंडेक्स वाइज और आरईसी और आईईएक्स स्टॉक स्पेसिफिक दो रिकमेंडेशन कुणाल की तरफ से आते हुए। ओशो कृष्णन, गुड आफ्टरनून टू यू एज वेल। आप बताइए आपकी तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे और क्या खरीदारी के ही ट्रेड्स हैं आज? वेरी गुड आफ्टरनून मानसी। यस, अगर देखें आज भी बाइंग के ही ट्रेड्स है। मेरा मार्केट में अभी भी अंडरटोन पॉजिटिव के तरफ रुझान ज्यादा है। तो यहाँ पे जो बाइंग सेटअप है वो मुझे मेटल काउंटर्स में बहुत स्ट्रांग लग रहा है। तो जिंदल स्टील पहला काउंटर है जिसमें बाई की सलाह बन रही है। करंट लेवल्स पे जिंदल स्टील को बाई करने की सलाह है। 945 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड नियर अबाउट 990 तक के टारगेट्स जिंदल स्टील में देखने को मिल सकते हैं। सेकेंड काउंटर जिसमें पॉजिटिव ट्रैक्शन बना है पिछले 2 दिनों से वो है लॉरस लैब्स। इस काउंटर में अगर हम देखें 2 दिनों से एक अच्छा ट्रैक्शन आया हुआ है। आज थोड़ा सा म्यूटेड टोन के साथ ट्रेड कर रहा है, बट ओवरऑल एक पॉजिटिव सेटअप के साथ स्ट्रक्चर बना है टेक्निकल डेली चार्ट पे। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है इस काउंटर में। तो करंट लेवल्स पे बाई करने की सलाह है। नियर अबाउट 600 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड 630 तक के टारगेट्स हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। एक्स पर भरोसा हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का, दोनों के रेडार पर ये स्टॉक भी है और जीएसपीएल 2% की तेजी के साथ ये स्टॉक भी ट्रेड कर रहा है। लेकिन टेक्निकल अप्रोच और स्टॉक स्पेसिफिक क्लोजिंग ट्रेड्स तो आपने जाने, लेकिन बाजार को इतने वॉलेटाइल माहौल में फंडामेंटली समझना भी बेहद जरूरी हो जाता है। और यही समझाने के लिए विरोधी इन्वेस्टमेंट के विवेक कारवा हमारे साथ जुड़ गए हैं अपने न्यू लुक के साथ। विवेक, हाय, गुड आफ्टरनून। वी सी अ न्यू लुक।
गुड आफ्टरनून मानसी। मैं काफी ट्रैवलिंग वगैरह करके आया था, तो मैं सोचा थोड़ा री एंट्री करते हैं जैसे मूवीज में करते हैं। एनीवे, घर की खेती है, 2-3 दिन में बराबर हो जाएगा सब कुछ। राइट राइट विवेक, स्वागत है आपका 89 स्वदेश पर। और मार्केट में वैसे तो सेक्टर स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा चर्निंग चल रही है इस वक्त के माहौल में। हम देख रहे हैं आए दिन सेक्टर्स में अप मूव्स भी आते हैं, वॉलेटिलिटी भी नजर आती है और एक्शन भी देखने को मिलता है। ऐसे में काफ़ी ट्रिकी एनवायरनमेंट हो जाता है। फंडामेंटली बाजार की चाल को आप कैसे देखते हैं? देखो, 2-3 पॉइंट है मानसी। इनफैक्ट मैं आई थिंक मैं आपको करीबन 20 दिन बाद ज्वाइन कर रहा हूँ शो पे, और उसके पहले जब भी अपनी बात हुई थी 2-3 सेक्टर थे जहाँ पे मैं काफी बुलिश नजरिया था। वो था फार्मा, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज और रियल एस्टेट। और आज दिख रहा है कि फार्मा और रियल एस्टेट सबसे बढ़िया कर रहे हैं, और कुछ हद तक बैंकिंग सेक्टर भी अच्छा ही किया है पिछले 20 दिनों में। अब सिचुएशन ऐसा है कि यूएस से रोज नई नई न्यूज आती है। अब ट्रम्प साहब, आज सुबह से मैं देख रहा हूँ शो पे भी कि लगातार सब लोग बोल रहे हैं कि जो कोर्ट ने स्टे ऑर्डर डाला है। मुझे लगता है कि जो सरकार करना चाहती है फाइनली, वो सरकार कैसे भी करेगी। ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट यूएस का आ गया और पूरा का पूरा जितना भी सरकार चाह रही है वहां की, ट्रम्प साहब चाह रहे हैं वो सब बैक टू स्क्वायर वन आ जाए। वैसे इजीली इतना आराम से नहीं होने वाला है। तो मुझे लगता है कि वी आर इन फॉर मोर वॉलेटिलिटी। अब नेक्स्ट स्टेप, और जहां तक मैं ट्रम्प को जानता हूँ, मैं आपको जो दर्शक है उनको भी बोलना चाहूंगा। जब मैं कॉलेज में था करीबन 2001 में, तब मैंने ट्रम्प की एक बुक पढ़ी थी, थिंक बिग करके। वो बुक आज भी आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रम्प की थिंकिंग कैसी है। और मुझे नहीं लगता है कि एक कोर्ट का स्टे ऑर्डर के कारण वो चुपचाप बैठने वाले हैं। कोई ना कोई नया रूल रेगुलेशन, कोई ना कोई नया डेवलपमेंट आएगा। अब क्या आएगा ये तो भगवान ही जाने और ट्रम्प जाने, लेकिन ना कुछ पक्का होगा, और इसके कारण वॉलेटिलिटी हम लोग वापस देख सकते हैं। तो इस माहौल में आज भी अगर आप मुझे पूछो कि 2-3 सेक्टर्स दो जो सबसे ज्यादा सेफ दिखे आज के दिन, तो मुझे फिर भी फार्मा दिखता है। ऑफ कोर्स फार्मा पे भी वो टैरिफ्स की वगैरह बात कर रहे थे, लेकिन आप अगर सीडीएमओ प्लेयर्स की बात करो, जहां जहां पे उनके प्लांट्स ऑलरेडी यूएस में है, उसमें एक सीडीएमओ प्लेयर का नाम मैंने कई बार पहले लिया हुआ है। तो अगर वैसे आप अगर देखते हो तो मुझे लगता नहीं है कि उस सेक्टर को ज्यादा हानि होगी। और दूसरा है जो रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट अगर कंपनीज है तो वो तो खाली भारत के अंदर ही ट्रेड करने वाली, तो ट्रम्प टैरिफ लगाए नहीं लगाए, रियल एस्टेट को बहुत बड़ा इनडायरेक्ट झटका लग सकता है बिकॉज ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। लेकिन एज सच जो मेजोरिटी 80% वैल्यू होती है रियल एस्टेट की, वो इंडिया के अंदर आप कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है इन सब जो टेंशन अभी टैरिफ के कारण चल रहा है। और तीसरा बैंकिंग एज यूजुअल, ये अभी भी मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये कुछ सेक्टर्स है जहां पे वॉलेटिलिटी अगर आती भी है, और वॉलेटिलिटी के अगर कारण अगर गिरावट आती है, तो जैसे रियल एस्टेट है वो तो भारत के अंदर आपको क्या करना है, लोअर रेट्स मिलते हैं तो आपको पक्का लेना ही चाहिए। तो बाजार काफी बढ़ चुका है। इनफैक्ट मैं जब 20 दिन पहले गया था वहां से काफी ऊपर है बाजार। तो इसके कारण छोटा मोटा 1-2 दिन का हम लोग ऐसा ही डल मूवमेंट या फिर छोटा मोटा करेक्शन देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि एटलीस्ट भारत यहाँ से काफी डीलिंक्ड है जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हो रहा है। तो जो भी आज यूएस कर रहा है उसका लीस्ट इफेक्ट भारत पे है, और कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो इसके लिए मैं बुलिश रहूंगा, और कोई भी अगर टिप मिलता है तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही आपको, वैसे ही आपको उसको देखना पड़ेगा। बिल्कुल, विवेक जी ने जो सही कहा, सीडीएमओ जिनके खास करके जो है आप कहें यूएस में भी फैक्ट्रीज हैं, रियल एस्टेट डोमेस्टिक फेसिंग है, और बैंकिंग का भी सेगमेंट। एंड ऑफ कोर्स आरबीआई का एक्सपेक्टेड है कि एक रेट कट भी आ सकता है। लेकिन चलिए हरीश जुजाड़ी से जुड़ते हैं, पृथ्वी फिनमार्ट के हैं। नमस्कार, गुड आफ्टरनून हरीश जी। शरद हियर। गुड आफ्टरनून शरद जी। हरीश जी, ज़रा सबसे पहले बताएं कि ओवरऑल मार्केट का सेटअप जो अभी थोड़ा साइडवेज ज़रूर लग रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर कुछ इंपॉर्टेंट पिक्स या कोई कमाई के जो है अवसर बनते हैं तो कौन से रहेंगे? अपने पिक्स बताएं सर। जिस तरीके से मार्केट है एक्सपायरी के दिन ऑलमोस्ट साइडवेज है, देखा जाए तो दोनों साइड में कैप हो चुका है प्राइसेस।
तो मोस्टली मुझे लग रहा है कि कंटिन्यूएशन ऐसे ही रहेगा। आज का एक्सपायरी भी ऑलमोस्ट साइडवेज ऐसे ही क्लोज देगा। तो लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि एक एमसीएक्स है जो स्टॉक के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आज के दिन वो ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है स्टॉक में और लास्ट 3-4 दिनों का एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है स्टॉक प्राइस। मुझे लग रहा है कि एमसीएक्स एक अच्छा बेट रहेगा करंट लेवल से बाय करने के लिए। और मुझे लग रहा है कि एमसीएक्स ऊपर 6000 850 तक ऊपर के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1-2 दिन में। और स्टॉप लॉस बना रहेगा 6400 का, तो 6400 के स्टॉक के साथ बाय करना चाहिए एमसीएक्स। और एक दूसरा स्टॉक रहेगा मेरा पॉलिसी बाजार में। जो पीवी पॉलिसी बाजार में देखते हैं तो भी उस सेम सॉर्ट ऑफ सेटअप है, एक तेजी का माहौल दिखा रहा है। और मुझे लग रहा है कि 1900 के लिए टारगेट्स के लिए पीबी पॉलिसी बाजार बाय करना चाहिए और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1710 का। दोनों स्टॉक्स मुझे अभी करंट लेवल से अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सेटअप बनाया है और ओआई बढ़ रहा है और वॉल्यूम के साथ भी बढ़ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि दोनों स्टॉक्स में तेजी हो सकता है 1-2 दिन में। हरीश जी की 2 पिक्स हैं, एमसीएक्स है एंड ऑफ कोर्स पीबी फिनटेक है, इस पे भी नज़र रखेंगे। लेकिन एक बार रोल ओवर डेटा पे डिस्कस कर लेते हैं। अगली सीरीज़ में रोल ओवर कैसे दिख रहे हैं। निफ्टी की बात करें तो ऑलमोस्ट 74% के ऊपर रोल ओवर्स देखने मिल रहे हैं। निफ्टी बैंक ये आंकड़ा थोड़ा कम है, 70 पे है। और अगर अगली सीरीज़ के जो ज़्यादा रोल ओवर वाले स्टॉक्स है डायरेक्टर साहब, उनको अगर आप फायर करें तो देखिए नेस्ले सबसे ज़्यादा है, फॉलोड बाय जेएसडब्ल्यू स्टील, फिर क्रॉम्पटन भी आता है, एचएफसीएल और हिंदुस्तान कॉपर 90% के ऊपर जो है ये आपके रोल ओवर के आंकड़े देखने मिल रहे हैं। वही अगर हम बात करें अगली सीरीज़ के कम रोल ओवर वाले स्टॉक्स, उसको भी जो है स्क्रीन पे लाते हैं। इस लिस्ट में ऑफकोर्स शामिल है एसबीआई लाइफ, लगभग 68% रोल ओवर्स है। एबीएफआरएल सबसे कम है 58% का, चंबल फर्टिलाइजर्स, टाटा कम्युनिकेशन और साइंट, इनका सबका रेंज 58 to 69% का है। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अगली सीरीज़ में कम रोल ओवर कहाँ है। कुणाल, यहाँ पे जो है ऑफ कोर्स हायर रोल ओवर्स पे नेस्ले में आपकी राय लेने वाला हूँ। रोल ओवर्स स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, ऑलमोस्ट 96% पे है। और ऑफ कोर्स एफएमसीजी स्टॉक्स की बात करें तो आज जो है खपत वाले स्टॉक्स में बिकवाली देखने मिल रही है। एक बार नेस्ले का चार्ट लाते हैं, नेस्ले का फ्यूचर्स के चार्ट एक बार दिखाएं। तो कुणाल, यहाँ पे कुछ कमाई के मौके बन रहे हैं, कुछ फ्रेश शॉट्स आ सकते हैं कि यहाँ पे इस ट्रेड से दूर रहे, नेस्ले रहेगा फोकस में। कुणाल, आई थिंक फर्स्टली मैं एफएमसीजी के सेक्टर पर डिस्कस करूंगा। अगर आप एफएमसीजी का लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो अभी भी ट्रेंड बेरिश है। ये एक लार्जर टर्म डाउन ट्रेंड में एक पुल बैक था जो प्ले आउट हो चुका है एंड वापस से डाउन मूव कंटिन्यू होने के लिए रेडी है। तो मुझे लगता है कि एफएमसीजी एज एन इंडेक्स जो 54,400 के आसपास चल रहा है, यहाँ से करेक्शन और बढ़ सकता है, 53,200 तक के लेवल्स तक आ सकता है। सो एफएमसीजी एज अ स्पेस मुझे शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से वीक लग रहा है। जहाँ तक आपने नेस्ले की बात की है, यहाँ पे स्ट्रक्चर अगर मैं एफएमसीजी इंडेक्स से कंपेयर करूँ तो रिलेटिव स्ट्रेंथ डेफिनेटली विजिबल है। बट यहाँ पे भी हमने हाई लेवल्स पे एक अच्छा खासा रिजेक्शन देखा है, वो है 2500 के लेवल्स तक। सो अगर आपको लॉन्ग साइड पे प्ले करना भी है तो 2500 तक का ही लेवल अपसाइड दिखाई दे रहा है। इसमें मैं अगर ओपन इंटरेस्ट का भी डेटा ऐड कर दूं नेस्ले के लिए, इलिक्विड स्टॉक रहता है, वॉल्यूम्स कम रहते हैं, बट 2500 की स्ट्राइक प्राइस है जहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी बिल्टअप है। सो मल्टीपल रेजिस्टेंस है, ये निकालना डिफिकल्ट रहेगा स्टॉक के लिए। अगर आप लोअर लेवल से होल्ड कर रहे हो तो कंटिन्यू करें होल्ड करना। 2480 2500 के आसपास आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। फ्रेश ट्रेड के लिए मैं करंट लेवल्स पे एंट्री रेकमेंड नहीं करूँ। एफएमसीजी स्पेस पे डिस्कशन रखते हैं। विवेक सर, एफएमसीजी स्पेस को मुझे पता है आप बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं और यहाँ पे ऑफकोर्स वैल्यूएशंस का एक कंसर्न ज़रूर रहता है। इस बार कमेंट्री भी अर्निंग्स में देखे तो उतनी खास आई नहीं है, स्पेशली अगर हम बात करें अर्बन का जो डिमांड है उसको लेके। बट ऑफकोर्स अब देखें कि मानसून अब अच्छा आ रहा है, जो इनकम टैक्स का इम्पैक्ट है, जो आप कह सकते हैं सैलरी बेस का जो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो था, वो भी एक इम्पैक्ट है। तो यहाँ पे एफएमसीजी एक्चुअली फंडामेंटली किस साइड अब ड्राइव हो रहा है? अब वो टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड जा रहा है कि अभी भी नेगेटिव जो या ओवरहैंग ऑलरेडी एफएमसीजी स्पेस पे देखने मिल रहा है? विवेक सर, आप बताएं, एफएमसीजी ट्रांजिशन फेज में है कि कहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट जो है ब्रेकआउट पॉजिटिवली आ सकता है? देखो, एफएमसीजी आप अगर इंडेक्स देखो तो जो नवंबर 2024 में लेवल था वहां से नीचे जाके उसी लेवल पे वापस ट्रेड कर रहा है। आपने ये सही बात की है कि वैल्यूएशन कंसर्न उधर डेफिनेटली ज्यादा है। एक आध स्टॉक के अलावा, मतलब समझ लीजिए जैसे आईटीसी वगैरह है, वैसे कंपनीज के अलावा मुझे लगता है कि वैल्यूएशंस आज भी काफी स्ट्रेस्ड है।
लेकिन एक चीज मैंने देखी, अभी मैं जहां पे भी ट्रैवल करके आया, वहां का इन्फ्लेशन और आप इंडिया का इन्फ्लेशन अगर कंपेयर करो तो इंडिया में इन्फ्लेशन है ही नहीं, ये फीलिंग आती है। मतलब दूसरी जगह ज्यादा इन्फ्लेशन है, इंडिया में फिर भी एक हद तक कंट्रोल है। तो मुझे लगता है कि डाउन साइड यहाँ से नहीं जाएगा, जैसे आपने कहा कि कौन सी तरफ जाने वाला है, ये डाउन साइड नहीं जाएगा। और दूसरी चीज, जो इनकम टैक्स का बेनिफिट है, और अगर मॉनसून अच्छा आता है तो एफएमसीजी की आज सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो रूरल कंजम्पशन है वहां पे भी उनको मार देखने को पड़ रही है, और अर्बन में भी वही सिचुएशन आज के दिन है। अगर रूरल बारिश आती है और रूरल में डिमांड पिकअप होता है तो मुझे लगता है कि एफएमसीजी जो ओवर वैल्यूएशन था वो फेयर वैल्यूएशन पे आने का पूरी वो चांसेस रहेगा। तो डाउन साइड नहीं रहेगा, लेकिन अगर जो इंडेक्स है, जो स्टॉक्स को वही वैल्यूएशन अगर मेंटेन करना है तो डेफिनेटली यहाँ से थोड़ा बहुत इंडेक्स ऊपर जा सकता है, क्योंकि डिमांड पिकअप होगी तो उसका आपको सेट ऑफ देखने को मिलेगा वैल्यूएशन वाइज। और अगर वैल्यूएशन करेक्शन आना है तो एटलीस्ट इंडेक्स इसी रेंज में रहने वाला है, और करेक्शन आपको मतलब इंडेक्स में करेक्शन नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन वैल्यूएशन में करेक्शन देखने को मिल जाएगा, और इंडेक्स एक ही जगह पे रहने वाला है। तो मैं न्यूट्रल टू पॉजिटिव रहूंगा, नेगेटिव रहने का इधर कोई सवाल नहीं है अभी। और जो पहले बहुत महंगा था इंडेक्स, अभी तो फिर एक हद तक तो एटलीस्ट 30-40% तो करेक्शन आ चुका है ऑलरेडी, और मुझे लगता है कि न्यूट्रल टू पॉजिटिव यहाँ से रहने की उम्मीद है। ठीक है, न्यूट्रल टू पॉजिटिव है विवेक जी। अगर हम रोल ओवर के हिसाब से बात करें तो जो तीन इंडेक्स है या फिर सेक्टर्स हैं जहां पर हम रोल ओवर ज्यादा देख रहे हैं, उसमें बैंकिंग है जाहिर तौर पर, दूसरा एफएमसीजी, और तीसरे नंबर पर कैपिटल गुड्स हैं। विवेक जी, जरा ये भी तो बताइए, नमस्कार, ये भी तो बताइए कि आप गए कहां थे? आपने तो ये डिस्क्लोजर दिया ही नहीं। मैं बस ट्रम्प से नहीं मिला, लेकिन पूरा यूएस घूम के आया हूँ। तो ईस्ट साइड और वेस्ट साइड दोनों संक्षेप में गया था आपने मैं, तो समेट दिया। 7-8 कंट्रीज कवर किया था यूएस में। ट्रम्प ने मिलने की कोशिश की, लेकिन क्या करें, वो उस समय कटार चले गए थे। ठीक है, चलिए, इससे ज्यादा हम नहीं पूछेंगे आपसे, आपने बता दिया, हम समझ गया। ठीक है, कुछ और शेयरों को लेकर जरा व्यू लेते हैं। निफ्टी तो बिल्कुल रेंज में, मतलब ऐसा लग रहा है कि हिल नहीं रहा है, और ये साफ साफ है 24,700 की पुट में और 24,800 की कॉल में। जो ओआई जो कॉन्सेंट्रेशन है करीब 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड पर है, और पुट की बात करें 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट वहां पर हैं, तो हिलेगा नहीं, ऐसा दिख भी रहा है, और यही ट्रेंड हम बाजार में आज प्ले होते हुए देख रहे हैं। शांत एक्सपायरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, करीब करीब घंटे भर के आसपास का सत्र रह गया है। लेकिन कंजम्पशन की बात करें तो आज कंजम्पशन वाला खेमा थोड़ा सा बटा हुआ है। आप देखेंगे इटर्नल डिस्क्रिशनरी वाले में आता है, ट्रेंट, वहां पर भी थोड़ी थोड़ी बाइंग हो रही है, 2% के आसपास की तेजी इन दोनों शेयरों में दिख रही है। ट्रेंट को लेकर कुणाल आपसे जरा व्यू चाहेंगे। ट्रेंड धीरे धीरे करके रिकवर अच्छे से हो रहा है, बढ़िया स्टॉक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा वैल्यूएशन हीटअप हो गए थे तो शेयर की पिटाई होती हुई हमने देखी भी थी। चार्ट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं ट्रेंड के? अगर चार्ट देखो ट्रेंड का, तो आई थिंक मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा स्टॉक पे। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि स्टॉक में अपने 20 डीएमए पे सपोर्ट लेके बाउंस दे रहा है, हाई लो फॉर्मेशन विजिबल है, शॉर्ट कवरिंग हुई है, प्लस हमने रोल ओवर्स देखना भी स्टार्ट कर दिए हैं अगली एक्सपायरी में। सो यहाँ से मेरा आउटलुक पॉजिटिव है। टेक्निकली 5700 750 एक रेजिस्टेंस जोन है जहाँ से सेल ऑफ आता है, स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आता है, पर मुझे लगता है ये रेजिस्टेंस निकल जाएगा और एक अच्छी खासी रैली देखेंगे जो स्टॉक को 6200 तक लेके जा सकती है, जहाँ पे स्टॉक का 200 डीएमए प्लेस्ड है। सो मुझे लग रहा है कि यहाँ से बाइंग की सलाह रहेगी, ट्रेंड पे डिप मिलता है तो भी यूटिलाइज करें। 20 डीएमए प्लेस्ड है 5400 पे, जो उसका सपोर्ट है, सो वहां पे आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना है। मेरे टारगेट्स रहेंगे 6200 के हाई लेवल्स पे अगली जून की सीरीज के लिए। ठीक है, 6400 के डिसेंट टारगेट होंगे जून सीरीज के लिए। 5200 पर आप स्टॉप लॉस लगा के रखिए ट्रेंड के शेयर में। बढ़िया है। इस बीच बजाज हिंदुस्तान के नंबर आए हैं, आपकी स्क्रीन पर नंबर से मुनाफा बढ़ा है, 90 करोड़ से बढ़ के करीब 220 करोड़ हो गया है, और मार्जिन ऑलमोस्ट डबल किया है। एबिडा के फ्रंट पर भी नतीजे अच्छे हैं, आगे इसकी चर्चा करेंगे, अपने एक्सपर्ट से व्यू लेंगे। शुगर वाली कंपनी है, 4% ऊपर शेयर कारोबार कर रहा है। लेकिन इसके अलावा
कहां पर बड़ा एक्शन हो रहा है, ये पूरे अपडेट लेकर हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। सृष्टि, बताइए क्या है बिग एक्शन आज का? तो देखिए, आज आईटीआई पे नजर डालिए, जहां पे लगातार तीसरे दिन जो है जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि कंपनी का जो घाटा है वो इस बार कम नजर होता हुआ आया है। नतीजों के दम पे जो मोमेंटम है काफी स्ट्रांग है। तीसरे दिन लगातार आप देख रहे हैं आईटीआई के शेयर में तेजी है। इसके अलावा कैस्ट्रॉल इंडिया, यहाँ पर भी एक अच्छा उछाल है। हालांकि कई समय से कंपनी फोकस में जरूर रही है अपने डेटा सेंटर कारोबार को लेकर, पर अब कुछ रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि दिग्गज कंपनीज जो हैं बीपी का हिस्सा खरीद सकती हैं, और उस खबर के बस के चलते आप देखिए स्टॉक में एक अच्छा उछाल है। एल्केम लैब्स, यहाँ पर नतीजों के दम पर फोकस है, जहां पर मार्जिन जो है 13.7% से घट के 12.4% होते हुए नजर आए हैं। ये काउंटर नतीजों के दम पर फिलहाल आज फोकस में है। पर आज मेटल शेयरों की चमक जो है वो काफी अच्छी दिख रही है, जहां पे जिंदाल स्टील, जेएसपीएल, हिंदुस्तान जिंक, एनएमडीसी, ये कुछ काउंटर्स हैं जो कि मेटल पैक से काफी अच्छी तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। सेल के नतीजे जो आए थे वहां पे उम्मीद से काफी खरे उतरे वो नतीजे, और उसी के साथ साथ ये सेंटिमेंट कैच करते हुए सभी मेटल काउंटर्स में अच्छा उछाल है। तमाम शेयर जहां पर आज तेजी दिख रही है, मेटल वाले शेयरों में आज मूव है, और मेटल के अलावा फार्मा में आज हम बाइंग देख रहे हैं, और आईटी ये थोड़े से बाजार को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। ये जो निफ्टी आपको दिख रहा है ना 1 पॉइंट नीचे, तो कुछ सेगमेंट ऐसे हैं आज हम देख रहे हैं कि बैंकिंग, फाइनेंशियल, कंजम्पशन वाली खेमा थोड़ा सा इनएक्टिव है, वहाँ से थोड़ा दबाव है, लेकिन आईटी से, सिलेक्टिव फार्मा से और मेटल से आज बाजार को सपोर्ट मिल रहा है। सृष्टि, बहुत शुक्रिया ये सारे के सारे अपडेट देने के लिए। इस बीच बजाज हिंदुस्तान का जो शेयर है करीब 6% ऊपर, छोटे टिकट साइज के ये शेयर है। आप इसमें ये एक्शन देख रहे हैं नतीजों के दम पर, नंबर्स अच्छे आए हैं। एक बार इस पर टेक्निकल व्यू ले लेते हैं। बजाज हिंदुस्तान ओशो, आप जरा बताइए, हालांकि रेंज में ही शेयर रहा है हाल फिलहाल, कोई इसमें अपटिक आप देख रहे हैं मेजर? जी, अगर हम देखें आज कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, बट ऑब्वियसली वोलेटिलिटी रिजल्ट को लेकर के है काउंटर में। बट पिछले कई दिनों से अगर हम देखें तो थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद एक बाइंग ट्रैक्शन या बाइंग मोमेंटम बनते हुए दिखाई दे रहा था। तो इन केस अगर फॉलो अप बाइंग इस काउंटर में यहाँ से देखने को मिलती है तो हायर लेवल्स पे 28 से 29 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल एक राउंडिंग फॉर्मेशन का, बॉटम फॉर्मेशन का एक ट्रेंड बनते हुए दिखाई दे रहा है, एंड इवन पॉजिटिव क्रॉस ओवर्स भी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज में दिख रहे हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल है, बट एक दिन का इंतजार करना चाहिए। अगर फॉलो अप बाइंग आता है तो इमीडिएटली 28 का टारगेट रहेगा, फॉलोड बाई 30 जो कि इसका 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है। बजाज हिंदुस्तान को लेकर ये व्यू, बाजार में आज के सत्र में इस एक्सपायरी के खत्म होने में 1 घंटे के आसपास का समय रह गया है। हरीश जी, बिल्कुल शांत है निफ्टी बैंक की बात करें, 250 अंकों के आसपास से गिरावट। आपके हिसाब से कहीं कोई ट्रेड बन रहा है या फिर अब छोड़ दें, कुछ अटेम्प्ट ना करें? मार्केट में देखा तो एकदम सुस्त है मार्केट। एक्चुअली अगर देखा जाए तो निफ्टी भी ऑलमोस्ट 20 डे मूविंग एवरेज आज टच करके फिर से ऊपर की ओर बाउंस बैक कर रहा है। दोनों साइड से बुल्स और बेस दोनों से कैप किया हुआ है, कहीं पे भी क्लियर इंडिकेशन नहीं है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट करना चाहिए कल के लिए, थोड़ी देर के बाद, क्योंकि जिस तरीके से मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है इस मार्केट में, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा स्टॉक्स में भी अगर बहुत ज़्यादा ड्राई अप हो चुका है मोमेंटम, तो मैं थोड़ा वेट करना चाहता हूँ। तो कुछ मिलता है तो मैं फिर से आपको इंटीमेट। वेट कीजिए, अभी कोई ट्रेड बन नहीं रहा है। ये तो मैंने पूछ लिया कि अगर हमारे एक्सपर्ट के रडार पर कुछ आ रहा हो तो उसे आपको हम अवगत करा दें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स और कुछ और इंटरेस्टिंग रिसर्च आपके सामने लेकर आएंगे। आप नहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। 24,752 के लेवल्स पर इस वक्त ट्रेड करता हुआ निफ्टी बेहद वॉलेटाइल, बेंचमार्क्स और साथ ही ब्रॉडर मार्केट्स भी, आईटी सेक्टर, फार्मा स्पेस और चुनिंदा बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स इस वक्त बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। इन्फोसिस, सन फार्मा, रिलायंस, अडानी पोर्ट्स, इंडसइंड बैंक जैसे काउंटर्स में अच्छा खासा एक्शन, लेकिन वो बैंक्स ही हैं चुनिंदा जहां से बिकवाली भी हाथ लगी है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, ये सारे स्टॉक्स और कोटक बैंक में बिकवाली। वहीं डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी स्पेस, आईटीसी, ये कल के सत्र से न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट आता हुआ बिकवाली झेल रहा है।
सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को अगर आप देखेंगे, आईटी सेक्टर में अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। साथ ही रियल्टी, मेटल और फार्मा ने भी कमान संभाली है। विवेक, कुणाल और हरीश हमारे साथ जुड़े हैं। कमिंस इंडिया के स्टॉक पर कुणाल, एक राय आपसे जानना चाहेंगे। कंपनी की मजबूत गाइडेंस आई और इस मजबूत गाइडेंस का असर कि स्टॉक में 7% का इजाफा देखने को मिला। मैनेजमेंट ने अगले 6 महीने के लिए बेहतर ग्रोथ की उम्मीद जताई है और खास तौर से रेलवे सेगमेंट में कंपनी को बड़े ऑर्डर्स मिले हैं, जिससे भरोसा और ज्यादा, कन्विक्शन और ज्यादा बढ़ता दिखा है। 3176 के लेवल्स पर फंडामेंटल्स तो ढेर सारे हैं, लेकिन कुणाल, टेक्निकली कमिंस इंडिया के चार्ट्स कैसे नजर आते हैं? आई थिंक टेक्निकली भी आप देखोगे तो जो लार्जर टर्म करेक्शन था वो ओवर पहले ही हो चुका था एंड यहाँ पे हमें कंसोलिडेशन के फेज में थे। आज ब्रेकआउट आया है 3100 का जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर। सो सेंटिमेंटली डेफिनेटली पॉजिटिव है, टेक्निकली भी पॉजिटिव हो चुका है। मेरा मानना है ऑलरेडी स्टॉक्स 6-7.5 ऊपर है। अगर आपको डिप में मिलता है तो यूटिलाइज करें बाय करने के लिए। 3100 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो 3100 3130 के रेंज के बीच में अगर आपको मिलता है तो आई थिंक एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। डाउन साइड पे जो 20 डीएमए या जो उसका स्विंग लो है 2933 के आसपास, उधर आप एक स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं 2933 के आसपास। और हाई लेवल्स पे हम स्टॉक को देख सकते हैं। जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए वो है उसका 200 डीएमए जो प्लेस्ड है 3265 पे, और एक बार वो लेवल सरपास हो जाता है तो जो एक हायर लेवल का गैप था वो फिल करने आ जाएगा। वो लेवल है 3500 का। सो व्यू पॉजिटिव है, बट डिप मिले तो यूटिलाइज करें। 3100 3130 एक अच्छा सपोर्ट जोन है जहाँ पे आप बाइंग इंटरेस्ट डेफिनेटली दिखेगा स्टॉक। बिल्कुल बरकरार रखिएगा। नई पोजीशन के लिए इंतजार करना होगा, काफी चल गया है स्टॉक, डिप पे खरीदारी के मौके ढूंढे जाएं। बीएससी लिमिटेड के काउंटर पर भी एक नजर होनी चाहिए। और हरीश, गुड आफ्टरनून, आपसे बीएससी लिमिटेड पर एक टेक जरूर जानना चाहेंगे। बोनस इशू के बाद भी स्टॉक में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। इन्वेस्टर फेवरेट, ट्रेडर फेवरेट ये स्टॉक बन गया था, उसके बाद बोनस की डेट आई और उसके बाद अब येट न्यूअर लेवल्स पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 2443 के स्तर। और इस वक्त भी अगर आप देखेंगे पिछले 2-3 सेशन से स्टॉक में हमने देखा है अच्छे खासे मूव्स नजर आते हैं। करंट लेवल्स पर बीएससी लिमिटेड पर आपकी राय क्या होगी? मानसी, बीएससी लिमिटेड जैसे आफ्टर कॉर्पोरेट ऑप्शन देखा जाए तो मार्केट में थोड़ा बहुत उछल पुछल हुआ था स्टॉक में, लेकिन जिस तरीके से प्राइजेस संभाले हैं बिल्कुल देखा जाए तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि बाइंग स्ट्रेंथ है अभी भी। ओवरऑल सेटअप देखा है तो तेजी का ही अभी भी माहौल बन रहा है। इसमें प्रीवियस कुछ दिनों से कुछ कंसोलिडेशन में है स्टॉक प्राइस। टाइम वाइज मुझे लग रहा है कि टाइम वाइज कंसोलिडेशन ही है, तो मुझे लग रहा है कि आगे जाके फिर से एक नया ऑल टाइम हाई बना सकता है स्टॉक प्राइस। सो करंट लेवल पे सपोर्ट्स की बात करते हैं तो 2360 का आसपास सपोर्ट जोन से मुझे लग रहा है जब तक इसके ऊपर टिका हुआ है मुझे लग रहा है कि आगे 2600 तक और ज्यादा रैली देखने मिल सकता है। तो करंट लेवल से चाहे तो बाइंग भी बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है करंट लेवल्स पे। 2350 के स्टॉक के साथ बाइंग करना चाहिए। और ऊपर के ओर में शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो 2600 का टारगेट्स के लिए दिख सकता है। और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि और ज्यादा मोमेंटम कंटिन्यूएशन रहेगा आगे भी। तो ओवरऑल सेटअप अभी भी तेजी का ही है। अगर किसी के पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है होल्डिंग है तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए स्टॉक को फिलहाल के लिए। ठीक है, पोजीशन है उसे इंटैक्ट रखना है, यहाँ से और ज़्यादा कन्विक्शन जो है वो बढ़ता हुआ ज़रूर नजर आएगा। विवेक जी, आपसे ऑटो सेक्टर पर आपकी राय जानना चाहेंगे। एक तो ऑटो क्षेत्र और ऑटो एंसलरी की चाल किस तरह से देखा जाए इसे? अभी 1 तारीख को ऑटो बिक्री के डेटा भी आएंगे और उससे ठीक पहले ऑटो सेक्टर में हम देख रहे हैं रिजल्ट सीजन भी मिक्स बैग रहा। कुछ चुनिंदा ऑटो प्लेयर्स ने अच्छे खासे नतीजे भी जारी किए हैं और इसी के साथ साथ ऑटो एंसलरीज भी फोकस रेडार पर आ जाती हैं। ट्रैक्टर, टायर, ये सारे सेगमेंट्स एज एंसलरीज एंड ऑटो इन ऑल कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ऑटो इन ऑल मुझे लगता है कि एक कंसोलिडेशन फेज है और वो जारी रहेगा। पर्टिकुलरली अभी क्या हो रहा है कि जो एज सच ओवरऑल सेक्टर एक सेगमेंटल चेंज की तरफ जा रहा है, जहाँ पे आपको दिख रहा है कि जितने भी कंपनीज है ईवी के, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा दिख रहे हैं और उसका बेनिफिट मुझे लगता है कि ऑटो एंसिलरी को ज्यादा मिल सकता है मेन ऑटोमोबाइल कंपनीज को छोड़ के। तो ओवरऑल देखिए लॉन्ग टर्म में एक और काफी हद तक मुझे लगता है कि टू व्हीलर स्पेस यहाँ पे कंसोलिडेट होके और मैच्योरिटी लेवल पे भी आ चुका है, मतलब सैचुरेशन लेवल पे आ चुका है। तो
आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल्स देखने को मिले टू व्हीलर में, ये मुझे डाउट है। तो टू व्हीलर पे मैं इतना बुलिश नहीं रहूंगा। लेकिन जो फोर व्हीलर स्पेस है वहां पे आप अगर देखो तो हाउस होल्ड जो ओनरशिप है कार्स की, वो वर्ल्ड के मुकाबले भारत में अभी भी कम है। तो वहां पे आपको जो नए नए मॉडल्स आ रहे हैं और पर्टिकुलरली एसयूवी के साइड में, तो उसका बेनिफिट आपको डायरेक्टली टाटा एंड महिंद्रा को मिलने वाला है। तो वहां पे आपको बेटर रनअप यहाँ से भी देखने को मिल सकता है। तो वैल्यूएशन वाइज सारे कंपनीज ठीक ठाक है। ऑटो एंसिलरी पे मैं बुलिश रहूंगा और टू व्हीलर सेगमेंट पे ऑन द एवरेज जस्ट समझ लीजिए कि न्यूट्रल ओपिनियन रहेगा। और जो फोर व्हीलर स्पेस है वहां पे आपको अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल ये ओपिनियन रहेगा। लेकिन इमीडिएट रन में आपको ये सब होने को दिखेगा नहीं। मुझे लगता है कि जब तक सेल्स नंबर्स रियली मतलब थप्पड़ फाड़ के बाहर नहीं जाए तब तक इतने अग्रेसिवली ये स्टॉक्स नहीं मूवमेंट होने वाले हैं। आई एब्सोल्युटली सेकंड द थॉट और इसी के चलते कॉशियस आउटलुक जरूर होना चाहिए और ऑटो बिक्री के डेटा पर भी हमारी नजर रहेगी। ऑटो सेल्स के नंबर से पहले अनुमान भी हम आपके लिए जारी करेंगे और ऑटो बिक्री के डेटा आने पर वो डेटा भी स्टैटिस्टिक्स भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन जब ऑटो सेक्टर की कंपनी के नतीजे आते हैं तो की मॉनिटरेबल्स के तौर पर मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। बजाज ऑटो के चौथी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं, नतीजे कैसे रह सकते हैं, एक्सपेक्टेशंस लेकर हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। सृष्टि, बताएं बजाज ऑटो के नतीजों से उम्मीदें क्या लगाएं? तो बजाज ऑटो नंबर्स की बात करें तो सबसे पहले इनके वॉल्यूम्स पे नजर डालते हैं क्योंकि उसका सीधा असर इनके ओवरऑल आंकड़ों पे पड़ेगा। सबसे पहले जो कुल वॉल्यूम है वो लगभग 3.5% की वहाँ पे हमने बढ़त देखी है। हालांकि तिमाही दर तिमाही एक डिक्लाइन ज़रूर दिखाया है, पर एक्सपोर्ट्स में शानदार प्रदर्शन रहा। 19% का एक्सपोर्ट्स में जंप आते हुए दिखा। साथ ही साथ डोमेस्टिक की इसके सामने बात करें तो 7% की गिरावट इनके ओवरऑल वॉल्यूम्स में रही साल दर साल कंपैरिजन में। अब अगर इनके नंबर्स पे कुछ फैक्टर्स देखें तो यहाँ पर एवरेज सेलिंग प्राइस जो है थोड़ा सा बढ़ते हुए ज़रूर नजर आएगा। जो प्रोडक्ट मिक्स है वो थोड़ा बेहतर होते हुए ज़रूर दिखा है और करेंसी डिप्रिसिएशन या करेंसी के मूवमेंट का भी जो है इनको एक फायदा जरूर मिलता हुआ दिखेगा बजाज ऑटो के केस में। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो इनकी कुल आय जो है लगभग 11,914 करोड़ रह सकती है, ऐसी हम उम्मीद लगा के चल रहे हैं। EBITDA के फ्रंट पे 2,408 करोड़ हमारी उम्मीद है और मार्जिन पे भी नजर रखिएगा क्योंकि एब्सोल्युटली फ्लैट, चाहे आप तिमाही दर तिमाही देख लीजिए या साल दर साल, 20.2% हम कंपनी के मार्जिन आते हुए देख सकते हैं। और आखिरी में प्रॉफिट फिगर पे 1990 करोड़ हमारी उम्मीद है कि कंपनी अपना मुनाफा दर्ज करनी चाहिए। तो ये तो बात रही नंबर्स के फ्रंट पे, पर इसके अलावा आगे के लिए क्या कंपनी का ग्रोथ आउटलुक है, केटीएम के रिवाइवल के लिए क्या कुछ उनकी तैयारियां हैं और साथ ही पीएलआई का बेनिफिट अब किस तरीके से दिख रहा है, ये सभी मैनेजमेंट की कमेंट्री पर इनकी डिटेल्स पे हम ध्यान जरूर रखेंगे। धन्यवाद सृष्टि। बजाज ऑटो का इम्पोर्टेंट प्रीव्यू जो है आपके सामने आपने रखा। लेकिन कुणाल, बजाज ऑटो के एक बार चार्ट पे भी नज़र डालते हैं। ऑफ कोर्स अर्निंग्स तो है, इसके अलावा जो है सेल्स भी है आपके मई मंथ के, तो जिस पे जो है दोनों तरफ से आंकड़े पे फोकस रहेगी। और इंटरेस्टिंगली मैं दर्शकों को बता दूं कि जो ईवी स्पेस पे इनका जो मार्केट शेयर गेन हुआ है, जो लेगेसी प्लेयर्स है उन्होंने अच्छी तरह आउट परफॉर्म की है अगर आप कंपेयर करें एथर या ओला इलेक्ट्रिक के साथ। तो बजाज ऑटो यहाँ पे स्क्रीन पे फ्लैटिश ही है, 8,850 लेवल्स के आसपास है। यहाँ पे चार्ट्स का क्या टेक्निकल सेटअप लगता है कुणाल? मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही लेवल्स पे बताएं कुणाल। बात करेंगे तो आउटलुक पॉजिटिव है। स्टॉक ने एक अच्छा खासा करेक्शन देखा था। 12,500 वाला स्टॉक ऑलमोस्ट 7,000 रुपया हो गया था, वहां से हमने एक स्ट्रॉन्ग रैली देखी है। जो अभी सपोर्ट बन चुका है वो है 8,400 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे 100 डे मूविंग एवरेज और 20 डे मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। सो क्लियर कट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। डिप्स पे यूटिलाइज करना है इसको बाय करने के लिए। हाई लेवल्स पे जो रेजिस्टेंस प्लेस्ड है वो है 200 DMA का, जो है 9287 के आसपास। सो आई थिंक एक अच्छी खासी जगह है, अपसाइड अभी भी बाकी है। डिप मिले सिंस मार्केट वॉलेटाइल है, साइडवेज है, सो कंसोलिडेशन में आपको लोअर लेवल्स पे मिल सकता है, वो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी बाय करने के लिए। पे कंसोलिडेशन ज़रूर है, लेकिन अगर कुछ डिप्स आते हैं और तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी बजाज ऑटो के लिए। तो ऑफकोर्स बजाज ऑटो पे भी नज़र रखेंगे। विवेक सर, ऑफकोर्स ऑटो सेगमेंट में जो है आपने राय भी दिया है, लेकिन यहाँ पे ऑटो एंसिलरी के अलावा अगर टायर सेगमेंट में बात करें तो यहाँ पे टायर सेगमेंट से बहुत आप कह सकते हैं उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने मिला। इस बार अर्निंग्स बहुत ख़राब आए हैं और जो क्रूड की गिरावट आई है उसका जो बेनिफिट है वो 1-2 क्वार्टर के लैग के साथ आता है। अब अगर 1-2 क्वार्टर के लैग के साथ आएगा, इसका मतलब फर्स्ट क्वार्टर या सेकंड क्वार्टर ऑफ FY26 वहाँ पे मोमेंटम देखने मिल सकता है।
तो यहाँ पे टायर स्टॉक स्पेसिफिकली जो है अगर नज़र पे रखें तो यहाँ पे आपका क्या व्यू बनता है, और आपको लगता है कि अभी भी रिप्लेसमेंट डिमांड पूरी तरह उठा है कि अभी भी जो है फ्लैटिश है देखने में? बिकॉज एक रिप्लेसमेंट डिमांड और जो मार्जिन गिरावट का ट्रिगर, ये दोनों अहम ट्रिगर लग रहे हैं। तो टायर स्टॉक्स में आपका क्या व्यू बनता है? देखिए, टायर स्टॉक्स ऑलरेडी रिजल्ट्स खराब दिखा चुका है पूरा सेक्टर, और उसके कारण जो करेक्शन था टायर सेक्टर में ओवरऑल, वो भी हम लोग देख चुके हैं। अब मुझे लगता है कि यहाँ से डाउन साइड तो नहीं, आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है, लेकिन आपने जैसे कहा, ये जो क्रूड का बेनिफिट है, अब इतना कुछ दुनिया में हो रहा है और लेकिन फिर भी क्रूड अगर ऊपर नहीं जा रहा है, तो आपको ये उम्मीद लगा के रखना है कि इसका बेनिफिट जरूर टायर कंपनीज को मिलने वाला है। लेकिन हाँ, आपने जैसे कहा 2-3 क्वार्टर के बाद, तो करीबन समझ लीजिए कि 6 महीने बाद आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा, और वो फैक्टर इन ऑलरेडी इनफैक्ट हो रहा है। ये नहीं है कि अब से होगा। इंडस्ट्री को मालूम है, इन्वेस्टर्स को मालूम है, तो जो जितने भी डाउन साइड गए थे कंपनीज, वहां से काफी रिकवरी ऑलरेडी दिखा चुके हैं, और मुझे लगता है कि यहाँ से वो रिकवरी दिखा सकते हैं डेफिनेटली। और रिप्लेसमेंट डिमांड, आप इंडिया देखिए, एक नई कंट्री है, यहाँ पे जुगाड़ लगा के आप पुराना टायर जब तक फटते नहीं तब तक यूज करते रहते हो। लेकिन हाँ, डाउन साइड यहाँ से नहीं है, यही बोलूंगा मैं। तो इसके लिए बुलिश रहूंगा, और इनफैक्ट कंपनीज लाइक मतलब डिजिट वाइज ज्यादा है, लेकिन एमआरएफ जैसे कंपनीज को आपको सीरियसली नजर में रखना चाहिए। और ये कंपनीज आज के दिन ये नहीं है कि सिर्फ टायर्स बेच रही है, इनके जो कियोस्क होते हैं, मतलब पूरा व्हीकल मेंटेनेंस, वो जगह जगह पे खुलने लग गए। इनफैक्ट एमआरएफ के कई है चेन्नई में भी। तो ऐसी कंपनीज पे आपको फिर भी क्लोजली ट्रैक करना चाहिए, और ऑन एवरी डिप ऐसी कंपनीज आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में ही देखनी चाहिए। आरएफ बाय ऑन अपॉर्चुनिटीज़ है महंगा, लेकिन बाय ऑन अपॉर्चुनिटीज़ की राय आ रही है, एंड ऑफ कोर्स टायर कंपनीज पे भी जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल लग रहा है। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जो है इंपॉर्टेंट टेक्निकल कॉल्स, BTST, STBT ट्रेड्स और कल के लिए क्या इवेंट्स टू वॉच रहेंगे, उस पर हमारी नजर रहेगी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आज है मई सीरीज की एक्सपायरी, लेकिन बाजार है बिल्कुल शांत। निफ्टी में एक बहुत ही टाइट रेंज में कारोबार हो रहा है। सिर्फ 8-9 अंक नीचे आपको निफ्टी दिखेगा। निफ्टी बैंक की बात करें तो जो गिरावट है करीब 200 अंकों के आसपास की है, और पिछले आधे पौने घंटे से ऐसा लग रहा है कि बाजार के लेवल चेंज नहीं हो रहे हैं। रस्साकशी चल रही है इस बीच बुल्स एंड बेयर्स के बीच में, और एक शांत एक्सपायरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपको ऑप्शंस में पैसे कमाने हैं तो वहां पर एक्शन है, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक मूव बाजार में बहुत आ रहे हैं, और उन मूव्स को हमारे जो एक्सपर्ट हैं कैप्चर कर रहे हैं और आपके लिए कमाई की रणनीति लेकर आए हैं। तो इसी कड़ी में लेकर आते हैं ऑप्शंस के चैंपियन को। फाइव पैसा कैपिटल के सचिन गुप्ता हमारे साथ हैं। सचिन जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए कौन से शेयर पर आपकी नजर गई है और ऑप्शन की स्ट्रेटजी आपकी क्या है? वेरी गुड आफ्टरनून। वेल, आज जो ऑप्शंस में रणनीति सजेस्ट करेंगे वो रहेगा डीएलएफ पे। डीएलएफ का डेली चार्ट अगर हम देखें तो पिछले 5 से 6 दिन के कंसोलिडेशन के बाद आज एक फ्रेश मूव डीएलएफ के अंदर स्टार्ट हुआ है। साथ ही साथ में स्टॉक प्राइसेस अपने 200 डीएमआर के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। एक वॉल्यूम इंक्रीज होता हुआ आज के ट्रेडिंग सेशंस में नजर आ रहा है। डेरिवेटिव फ्रंट्स पर भी देखिए तो कुछ लॉन्ग बिल्डअप जो है वो स्टॉक के अंदर नजर आ रहे हैं। तो पॉसिबली एक अच्छा मूव जो है वो कमिंग डेज में डीएलएफ के अंदर कंटिन्यू हो सकता है। सो डीएलएफ में 800 के कॉल ऑप्शंस में बाइंग करने की सलाह रहेगी जून सीरीज का। प्रीमियम नियर अराउंड 24-25 के आसपास में है। सो करंट मार्केट प्राइस से बाय ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 18.50 का, और अपसाइड टारगेट करीब 35.5 रुपए तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम लॉस है वो करीब 4,950 का रहेगा, और मैक्सिमम प्रॉफिट 9,900 तक के लिए एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, डीएलएफ में 800 वाली कॉल खरीदनी है आपको 24.5 के भाव पर। जून सीरीज की लक्ष्य 35.5, स्टॉप लॉस 18.5, अधिकतम मुनाफा 9,900 और अधिकतम नुकसान जो है 4,950। ये प्रति लॉट के ये कैलकुलेशन आपकी स्क्रीन पर। शेयर आज 2.5% ऊपर है, थोड़ा सा नीचे जरूर आया है, लेकिन मोमेंटम आज इसमें बरकरार है और ये शेयर लगातार चलता हुआ आपको दिखा भी है। डीएलएफ घूम फिर के, मतलब मेरे स्क्रीन पर रहते हुए करीब तीसरी या चौथी बार होगा जब ये डीएलएफ रेकमेंड हो रहा है, कैश के फॉर्म में या फिर किसी ऑप्शन की स्ट्रेटजी के तौर पर। लेकिन ये स्टॉक आज हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर भी है और आपके लिए कमाई के मौके इसमें बन रहे हैं। ठीक है सचिन जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। हरीश जी, एक बार जरा एस्कॉर्ट्स चेक करिए। एस्कॉर्ट्स में कल हमने बड़ा क्रैक देखा, आज जो हम देख रहे हैं कि सेल ऑफ थोड़ी सी
और आई है शेयर में 3100 से 3500, तो बड़ा फटाफट शेयर चला था ये, लेकिन इसके बाद रेंज में फंस गया और वे नीचे आ रहा है। क्या और गिरेगा या फिर एंट्री का मौका है ये? एस्कॉर्ट्स को देखा जाए तो एक हायर टॉप पर बटन अभी भी इंटैक्ट है। ऐसा देखा जाए तो इमीडिएट बेसिस में सपोर्ट्स बन रहा है 3300 के करीबन ही ऑलमोस्ट सपोर्ट्स जोन है। अगर इसके नीचे फिसलता है तो मुझे लगा कि फर्दर वीकनेस देखने मिल सकता है, क्योंकि फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो हायर अगर 3300 के नीचे जो हायर बॉटम हायर टॉप और बॉटम का जो पैटर्न है वो ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो फर्दर वीकनेस देखने मिल सकता है 3100 तक मुझे लग रहा है। तो ओवरऑल अभी सेटअप थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है, थोड़ा अवॉइड करना चाहिए करंट लेवल्स पे, क्योंकि जिस तरीके से सेटअप है 1-2 दिन के लिए वेट करना चाहिए, स्टॉक प्रॉपरली एक पैटर्न बने, सो दैट अभी फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा सपोर्ट जोन के आसपास आ रहा है, लेकिन कंफर्मेशन तब कल ही मिलेगा जब अगर ये स्टॉक आज का क्लोजिंग 3300 के नीचे नहीं देता है, तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस कल के दिन बाउंस बैक कर सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट करना चाहता हूँ स्टॉक में मैं फिलहाल के लिए। ना बजिंग स्टॉक्स की लिस्ट आज कम नहीं है मार्केट में। भले ही हम देख रहे हैं कि काफ़ी वॉलेटिलिटी है, लेकिन दीपक नाइट्राइट के चार्ट्स को एक बार देखें, काफ़ी बढ़िया एक्शन आज के सत्र में दीपक नाइट्राइट में देखने को मिला है। और इसके पीछे की वजह भी है कंपनी के रिजल्ट्स, नतीजे आए और नतीजे काफ़ी दमदार रहे। कुणाल, एक टेक आपसे भी जानना चाहेंगे, करीब 5% का इजाफा ना क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हर लिहाज से, रेवेन्यू, प्रॉफिट, मार्जिन्स के फ्रंट पर नंबर्स जो हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। दीपक नाइट्राइट चार्ट्स पर टेक्निकली कैसा लगता है? नाइट्राइट अगर आप देखोगे तो कोविड के बाद एक बड़ा आउट परफॉर्मर रहा था, आई थिंक वन ऑफ द स्ट्रीट फेवरेट था। और 2021 के बाद अगर आप देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक स्टॉक में अभी तक कुछ परफॉर्मेंस दिखाई नहीं है, लॉन्ग कंसोलिडेशन का फेज रहा है। सो आई थिंक ये जो सेकंड लेग था स्टॉक का वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी स्टॉक अपने थर्ड लेग की तरफ एंटर होना है, और वहां पे जब थर्ड लेग आता है तो मोमेंटम काफी स्ट्रांग रहता है। सो यहाँ पे बाय की रिकमेंडेशन रहेगी, कोई भी डिप मिलता है तो उसको यूटिलाइज करें बाय करने के लिए। हाई लेवल्स में मुझे लगता है कि स्टॉक 2460 तक के लेवल्स बता सकता है। तो चलिए, ये एक राय दीपक नाइट्राइट के चार्ट्स पर एक्शन है, और ये एक्शन फिलहाल तो इंटैक्ट ही नजर आ रहा है। विवेक, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर आपसे एक राय ज़रूर जानना चाहेंगे। आज हम देख रहे हैं स्टॉक में बड़ा कोई मूव नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन पिछले 2-3 सेशन से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में तेज़ी का दौर चला तो है, और क्लियरली अगर बिजनेस फंडामेंटली देखें तो काफ़ी सारे रैशनल्स हैं जिसे वॉच आउट ज़रूर करना चाहिए। आप कैसे देखते हैं फंडामेंटली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को? वो एक पुराना ऐड है ना मारुति का, कि मारुति का था कि हीरो का था, फिल इट, शट इट एंड फॉरगेट इट। तो मैं बोलूंगा कि बाय इट एंड फॉरगेट इट। आप अगर इसको अगले 1 साल बाद में या 5 साल बाद में देखोगे तो आप जिंदगी भर मुझे याद करोगे। ये पॉसिबिलिटी आज के फंडामेंटल को लेकर। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कितना बुलिश हूं मैं। ऐसे डिस्क्लोजर, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक स्टॉक पे बात की है, पहले लिया था, फिर प्रॉफिट भी बुक किया, वापस री एंट्री करने का इरादा पक्का है, लेकिन राइट नाउ हाथ में नहीं है। तो 3 से 5 साल के लिए लो आप, जैसे मैंने कहा जिंदगी भर याद रखोगे। और इसको अभी लाइसेंस भी मिल गया है, आई थिंक अप्रूवल भी मिल गया है जियो ब्लैक रॉक का म्यूचुअल फंड के लिए। तो मैं म्यूचुअल फंड काफी अग्रेसिवली करता हूँ, तो इसके लिए मुझे ध्यान है कि ये इंडस्ट्री और पर्टिकुलरली ये स्टॉक आपको बहुत अच्छा करते हुए आगे चल के दिखने वाला है। तो लॉन्ग टर्म के लिए लीजिए, शॉर्ट टर्म में इमीडिएट ट्रिगर्स नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रिगर्स बहुत अच्छे ट्रिगर्स है इसके। लॉन्ग टर्म ट्रिगर्स जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पे जो है राय रहेगी। लेकिन कुणाल, क्वेश्चन पे आता है इम्पोर्टेंट कंपनी होनासा कंज्यूमर, इसका अर्निंग्स के बाद देखे तो सस्टेन बाइंग देखने मिली। अर्निंग्स के दिन भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था, खासकर कि मार्जिन और पैट को लेके। उसके बाद देखे तो फॉलो ऑन बाइंग भी आ रही है पिछले 1 हफ्ते से। जो अगर आप चार्ट देखें, अगर 1 हफ्ते या 1 महीने के चार्ट देखें, तो यहाँ पे देखेंगे होनासा कंज्यूमर नज़र पे रहेगा, जहाँ पे अच्छी बाइंग देखने मिल रही है। 1 हफ्ते में लगभग 17% स्टॉक भागा है, और आज भी देखिए दिन के हाई लेवल्स पे लगभग 4% ऊपर है। 320 लेवल्स का जो इम्पोर्टेंट रोड है उसको उन्होंने क्रॉस किया है। तो हरीश, यहाँ पे होनासा कंज्यूमर पे और बाइंग देखने मिल सकती है, अच्छी लॉन्ग बिल्डअप भी आ रही है। में देखते हैं तो देखिए पिछले हफ्ते में एक शार्प रैली देखने मिला था रिजल्ट्स के बाद, तो अभी भी रिसेंटली कंसोलिडेशन के बाद फिर से एक बार 200 मूविंग एवरेज के ऊपर टिक रहा है, कोशिश कर रहा है आज के दिन।
जो 200 डे मूविंग एवरेज है 314 का है। अगर आज का क्लोजिंग 314 के ऊपर होता है तो मुझे लग रहा है कि फर्दर रैली देखने मिल सकता है, जो कि ऊपर एक गैप फॉर्मेशन था, वो फॉर्मेशन का रेजिस्टेंस जोन मान के चल सकते हैं 350 का। तो 350 के लिए रैली बिल्कुल देखने मिल सकता है। तो आज का क्लोजिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, 314 के ऊपर क्लोजिंग देना जरूरी है, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट जोन है। तो उसके ऊपर मुझे लग रहा है कि 350 के लेवल बिल्कुल देखने मिल सकते हैं। अगर इमीडिएट बेस में 300 का एक नेक्स्ट सपोर्ट जोन रहेगा। अगर किसी के पास लॉन्ग है तो बिल्कुल 300 के स्टॉप के साथ होल्ड करना चाहिए। 350 का नेक्स्ट टारगेट्स रहेंगे इसमें हुनासा में। 350 के नेक्स्ट टारगेट होंगे हुनासा कंज्यूमर में। आज हम देख रहे हैं कि न्यू एज वाली जो कंपनीज उसमें सेलेक्टिव बाइंग हो रही है। हुनासा चल रहा है, पीबी फिंटेक के शेयर में भी थोड़ी सी हम तेजी देख रहे हैं, 1.5 से 2% के आसपास की। पेटीएम का शेयर भी करीब 1.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। विवेक जी, आपसे राय लेना जरूरी है क्योंकि आप ना बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं पेटीएम। तो मुझे याद है कि जब 300 रुपए के आसपास के भाव थे तो हम इस पर चर्चा भी करते थे। 300 या 400 के आसपास के प्राइसेस थे, मुझे याद है। आप जरा ये बताइए कि एक नई चिंता ये है कि इस सेगमेंट में ना कंपटीशन बढ़ रहा है। अच्छा, होता ये है कि इनके बिजनेस मॉडल को रिप्लिकेट करना बहुत कोई कठिन काम है नहीं, तो ढेर सारी कंपनीज आ रही हैं, फिर वो प्राइसिंग पावर रह नहीं जाती है। आप कैसे देखते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सोचना चाहिए या फिर जहां पैसे बनाए और एग्जिट लेते रहें? इनके यही काम तो इनके प्रमोटर भी करते हैं। एग्जैक्टली अभिषेक, प्रमोटर भी यही करते हैं। ये अच्छा लाइन था आपका। एग्जैक्टली आपसे ही बात हुआ था, 380 में मैंने लिया था इसको और 1000 के ऊपर अपनी वापस बात हुई थी और उस समय मैं निकल भी गया था। तो उसके बाद में करेक्शन भी स्टॉक में देखने को मिला। इन दामों में मैं नहीं लूंगा डेफिनेटली। जैसे आपने कहा, इन दामों में वैल्यूएशन भी थोड़ा बहुत कॉस्टली लगता है। और जब 380 में लिया था तब तो कोई इसको छूने वाला नहीं था और वो सबसे बढ़िया मौका था क्योंकि कंपनी बंद नहीं होने वाली थी। लोगों को ऐसे लग रहा था जैसे कोई कंपनी रहेगी नहीं। लेकिन हाँ, इन रेट में आप अवॉइड कर सकते हो। ये स्टॉक फिर भी वर्थवाइल रहेगा अगर आपको 701 के करीबन ना मिले। और जो कंपटीशन है, देखिए ये सेगमेंट ऐसे होकर रखा है जो पेनिट्रेशन पे डिपेंड करता है। आपको ध्यान होगा, थोड़े दिन पहले जब बजाज फाइनेंस अच्छा नहीं कर रहा था, लोग सारे कंपटीशन ज्यादा हो रहा है, जियो फाइनेंस आ गया है, सब कुछ जो नेगेटिव नॉइसेस होती है ना, वो सारी चल रही थी बजाज फाइनेंस के लिए भी। लेकिन फाइनली एंड ऑफ द डे क्या हुआ, क्योंकि बजाज फाइनेंस का इतना पेनिट्रेशन था, उसके कारण स्टॉक वापस उभर के बाहर आया। और ऐसे ही आज के दिन पेटीएम का पेनिट्रेशन बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट आप बाजार में दो ही चलता है, या तो जीपे या फिर पेटीएम। तो इसके लिए मैं फिर भी इस स्टॉक पे पर्टिकुलरली बुलिश रहूंगा ऑन करेक्शंस। मुझे लगता है कि करीबन 701 का दाम आता तो हो सकता है कि मैं भी खरीदूं। ठीक है, 700 का दाम तो थोड़ा मुश्किल है विवेक जी, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, फिर इसको चर्चा से थोड़ा बाहर रखना पड़ेगा, फिर शायद वो मुमकिन हो पाए। कैस्ट्रॉल में आज अच्छी तेजी बनी है। कुणाल जी, कैस्ट्रॉल मतलब हमने 200 रुपए के ऊपर के भाव देखे थे, अच्छे रफ्तार से आया था ये शेयर ऊपर, लेकिन उसके बाद थोड़ा थम्स आ गया ये। आज फिर से थोड़ी गर्मी हम देख रहे हैं कैस्ट्रॉल में, क्या ये तेजी सस्टेन कर पाएगी? यस सी, डेफिनेटली आई थिंक एक अच्छा ब्रेकआउट है, वॉल्यूम्स के साथ आया है स्टॉक में। आज अपने 200 डीएमए को भी सरपास किया है, तो मुझे लगता है मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। हाई लेवल्स पे मुझे लगता है स्टॉक 230 से लेके 242 तक के लेवल्स बता सकता है। तो कोई भी डिप मिले तो भी उसको यूटिलाइज करें बाय करने के लिए। 205 अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया स्टॉक। 5 का सपोर्ट है कैस्ट्रॉल के लिए। कैस्ट्रॉल के साथ साथ आरबीएल बैंक, हरीश जी, आरबीएल बैंक चलेगा? क्या आपको लगता है भाव इसी के आसपास के ही होंगे, कैस्ट्रॉल वाले ही भाव होंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर? तो बिल्कुल, अगर आप याद करोगे सुबह हमने इसके बारे में डिस्कस किया था बिल्कुल, और वहां से भी एक स्टॉक प्राइस 3.5 तक ऑलमोस्ट आज के दिन ऊपर है। तो मुझे लग रहा है कि आरबीएल में देखा है, जैसे मैंने भी सुबह भी बताया था, एक गोल्डन क्रॉसओवर बोलते हैं हम लोग। शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज जो है लॉन्ग टर्म का मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, तो ये क्रॉसओवर हो चुका है स्टॉक में। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक में एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोन बन रहा है अभी फिलहाल के लिए, 230 के 225 के अराउंड। अगर ये एक बार क्रॉस करता है तो मुझे लग रहा है कि एक बड़ा सा तेजी बिल्कुल देखने मिल सकता है स्टॉक में। तो मुझे लग रहा है कि किसी के पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए कुछ टाइम पीरियड के लिए, पर पेशेंस से होल्ड करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ऊपर 250 से 260 लेवल्स की भी देखने मिल सकते हैं टाइम पीरियड में। लेकिन ओवरऑल सेटअप अभी थोड़ा सा पॉजिटिव अभी भी इंडिकेट कर रहा है मुझे। तो हायर टॉप हायर बॉटम बिल्कुल इंटैक्ट है।
तो मेरा तेजी का माहौल कंटिन्यू रहेगा आरबीएल में। को लेकर तेजी का व्यू। इस बीच आप देखेंगे तो पिछले कुछ मिनटों में जो बाजार बिल्कुल कह सकते हैं कि सोया हुआ था, सुसुप्तावस्था में था, थोड़ी रौनक आई है। निफ्टी आपको दिखेगा 30-35 अंक ऊपर। इस वक्त निफ्टी बैंक में जो गिरावट थी करीब 200 अंकों के आसपास की, अब वो रह गई है 38 अंकों के आसपास की, और हो सकता है कि निफ्टी बैंक में हरे निशान में आ जाए। थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिल रहा होगा निश्चित तौर पर, और आधे घंटे के आसपास का ट्रेड रह गया है, तो ये एक्शन दिख रहा है 24,900 के आसपास है, क्योंकि हालांकि 24,800 के आसपास है निफ्टी, और वहीं पर एक रेजिस्टेंस भी थोड़ा फेस करता हुआ दिखेगा। देखते हैं कि वो लेवल पार करके क्या निफ्टी सस्टेन कर पाता है, ये देखने वाली चीज होगी। फिलहाल 50 अंकों की तेजी है, और लोअर लेवल से करीब कुछ मिनटों पहले हम देख रहे थे कि 24,720-730 के आसपास के स्तर थे, तो वहां से तेजी ठीक ठाक तौर पर आती हुई दिख रही है। निफ्टी बैंक आ गया हरे निशान में, 18-20 अंक ऊपर निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। 200 अंक नीचे था, फिर से 55,400 के आसपास, 55,400-500 की रेंज में आके फिर से वहां थोड़ा हमने फिसलने का ट्रेंड देखा है। तो ये एक नोटिस करने वाली चीज है निफ्टी में, निफ्टी बैंक में। एक और स्टॉक जो लास्ट आवर के ट्रेड में थोड़ा मूव दिखा रहा है वो है सन फार्मा। सन फार्मा, लक्ष्मीकांत जी, आप किस तरह की चाल देख रहे हैं सन फार्मा की? फार्मा में एक अच्छे खासे करेक्शन के बाद आज हल्की सी एक रिकवरी तो आई है, बट देखना होगा कि अपने जो प्रीवियस की हर्डल है उनके ऊपर ये सस्टेन हो पाता है कि नहीं हो पाता है। हालांकि अभी जो इसका जो मेजर सपोर्ट है वो दिखाई दे रहा है 1640 से लेकर 1635 के आसपास, और वहां से हमें रिबाउंड देखने को मिल रहा है। तो एक शॉर्ट टर्म पुल बैक सन फार्मा में एक्सपेक्टेड किया जा सकता है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 1740 टू 1750 तक का। तो वहां तक एक पुल बैक मूव देखने को मिल रहा है, फिर वहां पर एक बार रिविजिट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर कई सारे मूविंग एवरेज है जहां पे बेरिश क्रॉसओवर उसी प्लेस पर दिखा रहे हैं। तो 1750 एक क्रूशियल हर्डल होगा सन फार्मा के लिए। तो एक शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव के लिए यहाँ पर प्ले किया जा सकता है। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस बन रहा है 1660 का लेकर चले, और 1750 के तक के टारगेट हम एक शॉर्ट टर्म मूवमेंट में देख सकते हैं। के चार्ट्स 2% की तेजी इस वक्त दिखा रहे हैं। फार्मा स्पेस में हम देख रहे हैं फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक के पूरा पॉकेट जो है आज बाजार को संभालने का काम लगातार कर रहा है। मार्केट में रिकवरी अटेम्प्ट हो रही है, और ये रिकवरी मंथली एक्सपायरी बस चंद मिनटों में, आधे घंटे में मंथली एक्सपायरी होने वाली है, और कहां तक बाजार रिकवर हो पाता है इस पर नजर रहेगी। लेकिन 24,800 के पार तो इस वक्त निफ्टी ट्रेड बिल्कुल कर रहा है। आरईसी पीएफसी के चार्ट्स को एक बार देखना चाहिए। 1.25% तक की तेजी इन दोनों स्टॉक्स में भी देखने को मिली है। पीएफसी के मुकाबले आरईसी में ज्यादा एक्शन हरीश इस वक्त नजर आ रहा है। क्या राय होगी? करीब 1.5% के गेंस के साथ दोनों ही स्टॉक्स में ट्रेड ड्यूरिंग द एंटायर सेशन दिख चुका है। आईएफसी और पीएफसी का स्टार्ट हम देखते हैं तो पावर सेगमेंट में दो स्टॉक्स है जो एकदम साइडवेज कंसोलिडेशन में हो चुके हैं। अगर देखा जाए तो मेजर मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है आरईसी और पीएससी में कुछ दिनों से। तो मुझे कुछ टाइम पीरियड लग रहा है कि मुझे टाइम पीरियड कंसोलिडेशन चल रहा है अभी भी फिलहाल के लिए। ऊपर की और लेवल्स की बात करते हैं तो लेवल्स में 420 के अराउंड एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है आरईसी में। तो मुझे लग रहा है कि एक कंसोलिडेशन है अभी भी कंटिन्यू हो सकता है कुछ टाइम पीरियड के लिए। एक अगर नीचे में कोई बाय करना चाहता है तो बिल्कुल सपोर्ट के आसपास है, तो मुझे लग रहा है कि बाइंग डीप टिप्स में बिल्कुल कर सकते हैं। 400 के करीबन सपोर्ट जोन से। तो मुझे लग रहा है कि ऊपर 520 530 का लेवल 420 और 430 के लेवल्स के लिए ऊपर के और मुझे रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहे हैं, वही शॉर्ट टर्म टारगेट्स बन सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेशन टाइम पीरियड लगेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना चाहता है तो कोई 400 के लेवल से बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस 390 का मेंटेन करना चाहिए। ऊपर का टारगेट्स बनेंगे 430 और 440 के लेवल्स आरईसी में। अगर पीएफसी की बात करें, पीएससी में ऐसा कुछ मेजर ट्रेंड नहीं दिखाई दे रहा है, फिलहाल कंसोलिडेशन में है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा इस स्टॉक को। तो मैं अभी फिलहाल के लिए इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं देना चाहता हूँ पीएफसी में। आरईसी के स्टॉक पर रिकमेंडेशन, पीएफसी को वॉच लिस्ट में ही रखना चाहिए, रादर अवॉइड करना चाहिए। फिलहाल कोई रिकमेंडेशन इस वक्त नहीं बन रहा है। लेकिन बाजार में जहां रिकवरी अटेम्प्ट हो रही है बेंचमार्क्स में, मिड कैप स्मॉल कैप में भी निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली है। स्टॉक्स लाइक कमिंस, प्रेस्टीज, ऑयल इंडिया, पेटीएम, हिंदुस्तान जिंक, ये सारे मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में बढ़िया एक्शन इस वक्त जरूर नजर आ रहा है। और इंडेक्स वाइज भी अगर आप देखेंगे तो इस वक्त मजबूती की चाल। लेकिन बाजार में उतार चढ़ाव के बीच कई शेयरों के वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे हो चुके हैं। हालांकि कई शेयरों के वैल्यूएशन अब भी सस्ते हैं। तो इस बाजार में अब कहाँ खरीदारी करनी चाहिए
क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इसी पर कल दोपहर 12:27 को हम एक खास शो लेकर आ रहे हैं। क्या सस्ता क्या महंगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, रिसर्च बैक्ड शो होने वाला है। हमारे साथ 12:27 पर ये खास पेशकश जरूर देखिएगा। कमिंग बैक टू द मार्केट्स, रिकवरी अटेम्प्ट हो रही है। और लक्ष्मीकांत जी, गुड आफ्टरनून टू यू एज वेल। मिड कैप स्पेस में भी अच्छा एक्शन इस वक्त, दिन भर की कमजोरी या कह सकते हैं दिन भर वॉलेटिलिटी दिखाने के बाद लास्ट हाफ एन आवर ऑफ ट्रेड में मार्केट रिकवरी अटेम्प्ट करता हुआ। मिड कैप स्पेस में कोई चुनिंदा प्लेयर्स या छोटी मझौली कंपनियों में कोई स्टॉक या पॉकेट्स आपको पसंद आ रहे हैं लक्ष्मीकांत जी? गुड आफ्टरनून मानसी जी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही बोला है। अगर इंडेक्स के बियॉन्ड देखा जाए तो ब्रॉडर मार्केट का एक स्पेस है जहाँ पे हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। सो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो ब्रॉडर स्पेस में तो बुलिश ही नजर आ रहे हैं। और अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो पे भी नजर डालेंगे तो वो भी स्लाइटली बुलिश टेरिटरी की ओर फेवर करते हैं। अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें, जो छोटे मझोले जो कंपनीज हैं तो उनमें अगर हम देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि वहां पर जैसे कुछ कंपनियां हैं लाइक, जैसे हम बात कर रहे हैं तो अगर हम बर्जर पेंट अगर देख रहे हैं तो वहां पर हमें एक शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमें जो एक बेस फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है 540 के आसपास। और आने वाले समय में लगता है एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 575 का इनिशियल हर्डल है, अगर उसके ऊपर ब्रेकआउट आता है देन आफ्टर हमें फर्दर कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर हम कुछ बड़े स्टॉक्स में भी देखेंगे तो वहां पर भी अच्छे खासे मूवमेंट हम देख पा रहे हैं। मैं दो स्टॉक रिकमेंड करना चाहूंगा। पहला है ट्रेंट। सो ट्रेंट में काफी दिनों के बाद एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है विद द फॉर्मेशन ऑफ बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न। सो हम और यहाँ पर हमें एक प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट यहाँ पर बुलिश नजर आ रहे हैं। तो करंट लेवल्स पे इसको बाय करके चल सकते हैं। यहाँ पर हमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो करना है 5500 का, और जो हमारे टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो निकल कर आ रहे हैं 5950 के। दूसरा जो स्टॉक है हमारी नजर में जिसमें अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट आने वाले समय में देखने को मिल सकता है वो है जिंदाल स्टील। यहाँ पर पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट डेली के चार्ट्स पर दिखाई दे रहा है। और अगर हम कैंडलस्टिक पैटर्न पे नजर डालें तो यहाँ पर एक इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन भी देखने को मिल रहा है एक शॉर्ट टर्म डिक्लाइन के बाद। और अगर हम एवरेजेस पे नजर डाल रहे हैं तो यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर नजर आ रहा है 20 और 200 टीएमए के बीच में। सो ओवरऑल इस स्टॉक्स में भी आने वाले समय में तेजी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर भी हम बाय का रिकमेंडेशन दे सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारे जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो निकल कर आ रहे हैं 1014 के, और जो हमें स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है वो रखना है 940 का। सो ये दो स्टॉक हैं जो काफी अच्छे लग रहे हैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस बर्जर पेंट के बारे में भी हमने डिस्कशन किया है जिसमें हमें बुलिश मूव आने वाले समय में नजर आ रहा है। ठीक है, ये कुछ शेयर्स हैं जो लक्ष्मीकांत जी के रडार पर हैं और बुलिश मूव नजर आ रहा है। बाजार भी थोड़ी सी गर्मी के संकेत तो दे रहा है। आप देखेंगे निफ्टी की जो तेजी है वो गई है 80 अंकों की, 24,830 के आसपास है। लेकिन क्या 24,850 को पार करेगा, देखने वाली बात होगी। निफ्टी बैंक की जो तेजी है करीब 115 अंकों के आसपास की होगी। तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग का सहारा निश्चित तौर पर बाजार को मिल रहा है। और कह सकते हैं कि मतलब 2 दिन की गिरावट के बाद आज पॉजिटिव हम क्लोजिंग देखेंगे। वैसे इस सीरीज में अगर आप निफ्टी के चाल को देखेंगे तो करीब 2% के आसपास के मूव्स हैं। 0.25% थे, आज की 0.25% को और जोड़ लीजिए, करीब 2% के आसपास की तेजी निफ्टी में हो गई है। लेकिन ये 25,000 एक हर्डल के तौर पर निश्चित तौर पर निफ्टी के लिए इस सीरीज ने काम किया है। 5 या 6 बार ऐसा हुआ है जब इंट्राडे में 25,000 के ऊपर गए हैं या फिर क्लोजिंग भी कई बार मिली है, लेकिन वहां पर सस्टेन नहीं कर पाए हैं और ये प्रॉब्लम बाजार के लिए निश्चित तौर पर रही है। एक और शेयर जो पिछले कुछ मिनटों में थोड़ी सी गर्मी और वहां पर भी बढ़ रही है वो है अमारा राजा बैटरी का। हरीश जी जरा चेक करेंगे अमारा राजा को। अमारा राजा में भी तेजी है और थोड़ी सी बाइंग हम देख रहे हैं कि एक्साइड में भी है। अमारा राजा कितना चलेगा ये? अगर हमारा जो कि स्टॉक की परफॉर्मेंस देखते हैं, लास्ट 6 महीने से कंटिन्यूस सेल ऑफ देखने मिला है और एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन बना है ऑलमोस्ट 925 के अराउंड। तो फिलहाल के लिए देखा जाए तो एक कंसोलिडेशन में है और एक साइडवेज चैनल में चल रहा है। तो इसका रेजिस्टेंस जोन अभी इमीडिएट बेस में आ रहा है
1110 के अराउंड, अगर 1110 पार करता है तो मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट मिलेगा स्टॉक में और एक तेजी का रुझान हो सकता है। तो ओवरऑल सेटअप अभी फिलहाल के सपोर्ट में आसपास ही है, कंसोलिडेशन बिल्कुल जो सेल ऑफ हुआ था उसका कंसोलिडेशन में है। तो मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली अपटिक में देखने मिल सकता है स्टॉक प्राइस में, तो बाइंग बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बहुत लग रहा है मुझे करंट लेवल से। तो ऊपर की ओर इमीडिएट बेसिस में जैसे मैंने बताया अभी 1110 का उसके ऊपर निकलता है तो मुझे लग रहा है कि 1200-1225 तक लेवल्स देखने मिल सकते हैं अमर राजा में शॉर्ट टर्म में। तो ओवरऑल सेटअप बहुत सही बन रहा है, अभी एक ब्रेकआउट के लिए जस्ट वेट कर रहा हूं मैं, तो उसके ऊपर मुझे लग रहा है कि एक पॉजिटिव टर्न अराउंड हो सकता है अमर राजा में। ठीक है, हमारा राजा को लेकर ये व्यू। बाजार में एक और ट्रेंड हम देख रहे हैं पिछले कुछ वक्त से, जो एमएनसीज यानी कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो भारत में अपने शेयर बेच रही हैं, बेच के पैसे जुटा रही हैं। और ये ट्रेंड पिछले महीने हमने काफ़ी मतलब इस सीरीज में काफ़ी देखा है। तो अब तक कौन सी कंपनियां हैं जो एग्जिट जिन्होंने लिए हैं, अपने शेयर बेचे हैं, कितने पैसे निकाले हैं, इस पर बेहद ही खास रिसर्च की है हमारे सहयोगी शरद ने। शरद बताइए क्या निकला है इस रिसर्च में? बिल्कुल अभिषेक, बात करें तो भारत में ग्रोथ है। भारत इसलिए जो है कमांड करता है प्रीमियम वैल्यूएशंस, एमएनसीज को जो एक अच्छा एग्जिट मिलता है। तो ग्लोबली ये लार्जली सिंगल पी पे ट्रेड करते हैं, लेकिन भारत के मार्केट्स में या एफआईज कहेंगे तो यहाँ पे भारत उनको प्रीमियम एग्जिट देता है। एमएनसीज अपने स्टेक भी बेच रहे हैं अपने आर्म्स में। आईटीसी देखे तो उनके सबसे बड़े इन्वेस्टर बैट यानी कि ब्रिटिश अमेरिकन टबैको 13,000 करोड़ की बिकवाली की है रिसेंटली। 2.7% का ये स्टेक है। भारतीय एयरटेल भी देखे तो प्रमोटर सिंगटेल की आर्म पेस्टल ने जो है लगभग 1.2% स्टेक की बिकवाली की है, जिसका कुल वैल्यू 13,000 करोड़ के आसपास आता है। वर्लपूल में भी बात करें तो उनके जो ग्लोबल पेरेंट कंपनी है उन्होंने 25% स्टेक की बिकवाली की, 4,000 करोड़ का ये आंकड़ा है। और हुंडई जब इसका लिस्टिंग हुआ तो यहाँ पे ओएफएस के जरिए 17.5% स्टेक जो है पेरेंट कंपनी ने बिकवाली की, 28,000 करोड़ रुपए जो है ये अमाउंट आता है। की डेवलपमेंट्स के भी बारे में बात कर लेते हैं, जहाँ पे कैस्ट्रॉल की आज बात भी हो रही है, जहाँ पे स्पेकुलेशंस आ रहा है कि बीपी एग्जिट कर सकती है और एक रीस्ट्रक्चरिंग जो लुब्रिकेंट बिजनेस में वो भी इम्पैक्ट पड़ सकता है उसका। उसके बायर्स की जो न्यूज़ फ्लो आ रही है कि इंडियन प्लेयर्स भी हो सकते हैं। बजाज फिनसर्व की भी बात करें तो यहाँ पे अलायंस जो है अपनी जेवी का एग्जिट कर रहे हैं और लगभग 26% स्टेक का वैल्यू 24,000 करोड़ आता है, तो इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। लेकिन एमएनसीज जो है आईपीओ भी ला रहे हैं। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स खास करके दूसरे हाफ इस साल में जो है अपने आईपीओ ला सकते हैं। 11,000 से 13,000 करोड़ का ये आईपीओ साइज हो सकता है, तो इस पे भी हमारी नज़र रहेगी। लेकिन चलिए एफआईज किस तरह, निफ्टी में जो कंपनीज हैं वहाँ पे एफआईज पिछले 3 साल में सबसे ज़्यादा कहाँ गिरावट आया है उनके होल्डिंग में, वो एक बार लिस्ट सामने लाते हैं। इंडसइंड बैंक देखें तो 17% का स्टेक का बिकवाला हुआ है। टेक महिंद्रा, ट्रेंट और कोटक महिंद्रा में भी जो है सबसे ज़्यादा सेलिंग जो है पिछले 3 साल में एफआईज ने किए हैं। लेकिन एक एमएनसी इंडेक्स होता है जिसको हम ट्रैक करते हैं, 30 एमएनसी स्टॉक्स होते हैं जिसमें फॉरेन ओनरशिप 50% से ज़्यादा होता है। उनके कौन से अच्छे परफॉर्मेंस वाले स्टॉक्स हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पे हिताची एनर्जी, सुवेन फार्मा जो अभी नाम कोहेंस लाइफ साइंस हो गया है, इन स्टॉक्स में जो एक अच्छी बाइंग देखने मिली है। 70% के टॉप गेनर्स हैं। इसके अलावा यूनाइटेड स्पिरिट्स, क्रिस्टल, एबॉट इंडिया यहाँ पे भी टॉप गेनर्स है। 17 से लेके 28% का गेंस इस इंडेक्स में देखने मिला और ये जो है टॉप 5 आपके गेनर्स हैं। टॉप 5 लूजर्स की भी बात कर लेता हूँ। एबीबी, हनीवेल ऑटोमेशन, एसकेएफ, टिमकेन इंडिया, कमिंस इंडिया, ये सारे ही कैपिटल गुड्स के स्टॉक्स हैं। ऑफकोर्स इनके वैल्यूएशंस के कंसर्न ज़रूर हैं, लेकिन अब देखिए अपने टॉप लेवल से 1 साल के रिटर्न से देखें तो यहाँ पे जो है करेक्शन देखने मिला है। यही है पूरा निफ्टी एमएनसी का पिक्चर जो आपके सामने हम रखा है। लेकिन हाँ, भारत एक अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन है एमएनसी के लिए, एग्जिट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम वैल्यूएशंस मिलते हैं तो रिटर्न्स भी एग्जिट में अच्छे आते हैं। ठीक है, बाजार चला है, उसके बाद आगे जो एमएनसी कंपनियां उनके प्रमोटर अपने स्टेक को थोड़ा ट्रिम करके पैसे जुटाने, और इसके चलते हाल फिलहाल जो एक रफ्तार बनी थी ना, उस रफ्तार पर भी ब्रेक लगने का काम हुआ है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम भी रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं आपको बेहतरीन बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी के ट्रेड सुझाने के लिए। आप कहीं जाइएगा नहीं। In association with SBI.
स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल में। और देखिए रिकवरी में स्ट्रेंथ देखने मिल रहा है। 24,850 पॉइंट्स के ऊपर जो है निफ्टी ट्रेड कर रहा है। और ऑफ कोर्स सारे जो आप कह सकते हैं जो भी लॉसेस थे या जो गिरावट आई थी डेज हाई लेवल से, वो ऑलमोस्ट कवर हो चुकी है। तो इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स है। ऑफ कोर्स 25,000 पे जो है ऑलवेज कोशिश होती है कि जाए, लेकिन इस बार 6 इंस्टेंसेस है कि आपको जो है निफ्टी में वो लेवल्स क्रैक करते हुए नहीं देखे। लेकिन ऑफ कोर्स निफ्टी बैंक पे भी देखें तो एक रिकवरी का अच्छा माहौल देखने मिल रहा है। डायरेक्टर साहब निफ्टी बैंक के चार्ट्स को फायर करें और फ्यूचर्स भी दिखाएं तो यहाँ पे देखिए एक अच्छी रिकवरी आई है। 200 पॉइंट्स ऊपर है, 55,600 लेवल्स के जो है आप कह सकते हैं कंफर्टेबली ऊपर है। एक बार ब्रॉडर इंडेक्सेस को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी अच्छी मोमेंटम आई है। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स लाइए स्क्रीन पे और निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स लाइए स्क्रीन पे। यहाँ पे देखें तो ऑफकोर्स यहाँ पे भी अच्छी बाइंग आ रही है। और कह सकते हैं कि निफ्टी मिड कैप 100 ये देखिए आ गया स्क्रीन पे, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 300 पॉइंट ऊपर है। और निफ्टी स्मॉल कैप इसमें भी देखें तो यहाँ पे ब्रॉडर इंडेक्सेस की सपोर्ट जो है मिल रही है। ऑफकोर्स स्टॉक पिकर्स मार्केट ज़रूर है, लेकिन आप देखिए दोनों ही सेगमेंट्स में जो है अच्छी मोमेंटम आ रही है। विक्स की भी बात करें तो यहाँ पे ऑफकोर्स 2 दिन में जो है 10% से ज़्यादा का गिरावट आपको विक्स में भी देखने मिला है। तो फैक्टर्स इन जो है बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं। बट ऑफकोर्स देखा जाएगा कि आगे जाते हुए यहाँ पे कैसी मोमेंटम बनती है। एफएमसीजी स्पेस से इमामी को एक बार स्क्रीन पे लेके आए। लक्ष्मीकांत जी इमामी का चार्ट एक बार देखिए। यहाँ पे ऑफकोर्स रूरल रिकवरी वाली थीम भी है और इनका रूरल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 50 से 70% जो है इस कंपनी का रूरल एक्सपोजर आता है। और जब भी एफएमसीजी स्पेस में रूरल का इम्प्रूवमेंट आता है तो सबसे पहले ये स्टॉक चलता है। ये स्टॉक में भी थोड़ी सी जो है रिकवरी आई है। यहाँ पे आपकी क्या राय रहेगी लक्ष्मीकांत जी? 588 लेवल्स पे करंटली है। ये 600 का गेस्ट लग रहा है आपको? 1-2 सेशन में 600 प्लस आ सकता है? देखिए 600 तो इसके लिए एक स्मॉल रेंज है, तो मुझे लगता है वो तो आ ही जाना चाहिए। बट ओवरऑल ट्रेंड हल्का सा डाउनवर्ड की तरफ मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। 10 दिनों के बाद एक इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। और हालांकि ये जो इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न है बहुत ही अहम सपोर्ट के पास दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 100 डीएमए के लेवल्स भी नजर आ रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म पुल बैक का एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है। अगर प्रीवियस स्विंग हाई 595 के ऊपर निकलता है तो वहां से फिर हमें 615 से लेकर 620 तक के लेवल्स एमामी लिमिटेड दिखा सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, तो मुझे लगता है करंट लेवल से बाय किया जा सकता है। 575 का स्टॉप लॉस हम मेंटेन कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म रिकवरी मूव के लिए यहाँ पर प्ले किया जा सकता है। एक्सपेक्टेड टारगेट हमारे 620 के होंगे। टारगेट 620 के इमामी पे तो लक्ष्मीकांत जी ने जो है राय दी है, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट रहता है। लेकिन हरीश जी BTST STBT ट्रेड कुछ बन रहा है आपके नज़र में? कुछ इंटरेस्टिंग है? मेरे हिसाब से एक स्टॉक है जो मुझे लग रहा है कि बीटीएसटी के लिए बिल्कुल जा सकते हैं। TI इंडिया ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स। अगर इसका चार्ट स्ट्रक्चर में देखते हैं तो एक हॉरिजॉन्टल पैटर्न का फॉर्मेशन बनाया था, उसका ब्रेकआउट देखिए कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक प्राइस। और आज ओवाई की बात करते हैं, ओवाई में भी अच्छा खासा बिल्टअप हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल एक सेटअप बनाया है पॉजिटिव के लिए। और TI इंडिया बाय कर सकते हैं बीटीएसटी के लिए। ऊपर मुझे लग रहा है कि इमीडिएट बेस में 23,350 का ऊपर का टारगेट्स रहेंगे और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2950 का। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन रहा है TI इंडिया में बाय करने के लिए। लक्ष्मीकांत जी कोई BTST STBT ट्रेड आपके तरफ से? जी हाँ, जो 2 कॉल हमने रिकमेंड किया है वो तो है ही है जो बेहतर लग रही है। उसके अलावा मुझे पेटीएम में मूवमेंट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 20 डीएमए के आसपास ही एक बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन बना है। और अभी रिसेंटली जिस तरीके से मार्केट में रिकवरी मूव आया है तो यहाँ पर भी हमें अपसाइड के मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। करंट लेवल 875 877 के पास पेटीएम ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि इंटरमीडिएट स्टॉप लॉस के साथ 860 पर जो दिखाई दे रहा है उस स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पर BTST कॉल ले सकते हैं। और जो अपर साइड के टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो 910 के आ रहे हैं। सो पेटीएम में BTST कॉल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 860 का स्टॉप लॉस और 910 का टारगेट। 860 का जो है स्टॉप लॉस है, 910 का टारगेट BTST बन रहा है पेटीएम पे। ऑफकोर्स डेज हाई लेवल्स पे 880 लेवल्स पे आ चुका है। स्टॉक 3% ऊपर है, तो इस पे जो है नज़र ज़रूर रखिएगा। लेकिन ऑफकोर्स BTST STBT ट्रेड के अलावा आज ऑफकोर्स बजाज ऑटो के नंबर्स भी आने वाले। एक बार स्क्रीन पे बजाज ऑटो को भी ले आते हैं। अभी नंबर्स आए नहीं हैं बट वॉलेटिलिटी स्टॉक में भर चुकी है, तो इस पे देखेंगे कहाँ पे रिएक्शन आता है। और अब देखिए थोड़ा सा रिकवरी करने का कोशिश भी कर रहा है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ट्रेडिंग सेशन। लेकिन एक बार सेक्टोरल इंडेक्स पे भी
जो है डायरेक्टर साहब स्क्रीन मारते हैं। निफ्टी मेटल इंडेक्स देखें, यहाँ पे टॉप सेक्टरल गेनर हो चुका है। ऑफ कोर्स जिंदल ग्रुप स्टॉक्स, हिंदुस्तान जिंक, एनएमडीसी वाले जो स्टॉक्स है अच्छी सपोर्ट दे रहे हैं। और निफ्टी मेटल की बात करें तो अपने रिक्लेम कर रहे हैं डेज हाई लेवल्स का। निफ्टी रियल्टी की भी हमारी बात हुई है। निफ्टी फार्मा और आईटी स्पेस अच्छी तरह कंट्रीब्यूशन जो है सपोर्ट्स दे रहे हैं। हालांकि एफएमसीजी में हमने थोड़े से इश्यूज ज़रूर बताए थे, खपत वाले शेयर्स में जो है बिकवाली ज़रूर आ रही थी। और आपके सामने देखेंगे तो निफ्टी एनर्जी मीडिया में भी जो ऑलमोस्ट सपाट मूवमेंट आया। बट देखिए एफएमसीजी स्पेस में भी थोड़ी सी बाइंग जो है आपको लास्ट हाफ एन आवर में देखने मिल रही है। लेकिन पीएसयू बैंक स्पेस से जल्द से हरीश जी बताएं, पीएसयू बैंकिंग यहाँ पे जो है थोड़ा सा बिकवाली ज़्यादा देखने मिला है और ज़्यादा रिकवर ज़्यादा नहीं कर पाया है। यहाँ पे जो है हम देखें तो यूनियन बैंक लगभग 1% गिरा और इंडियन बैंक ऑफ कोर्स एक अच्छा ट्रेडर्स फेवरेट स्टॉक है, जहाँ पे बहुत सारे टेक्निकल गेस्ट ने एक बाई कॉल्स दिए थे। एक बार इंडियन बैंक को स्क्रीन पे लाएं, यहाँ पे स्टॉक में थोड़ा सी मुनाफा वसूली देखने मिल रही है, एक अच्छी रैली भी आई थी। तो यहाँ पे क्या राय बनता है हरीश जी आपके इंडियन बैंक पे? के चार्ट स्ट्रक्चर देखिए मल्टीपल हाइस के आसपास है, मल्टी ईयर हाई के आसपास है। 620 का जो रेंज है, पॉजिटिव रेजिस्टेंस है, ऑलमोस्ट 2024 से ट्राई कर रहा है लेकिन अभी तक वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है। मुझे लग रहा है कि 620 का जो है 620 एक स्टिफ रेजिस्टेंस के हिसाब से रहेगा। 620 के अगर क्रॉस कर लेता है तो मुझे लग रहा है कि एक बड़ा सा रैली देखने मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल पैटर्न बनाया हुआ है स्टॉक प्राइस में, तो 620 के ऊपर ही मुझे लग रहा है कि एक बड़ा सा तेजी देखने मिल सकता है। तब तक के लिए वेट करना चाहिए इंडियन बैंक के लिए। तो फिलहाल के लिए एटलीस्ट डिप नहीं तो डिप, एटलीस्ट डिप के लिए तो वेट करना चाहिए। 580 के अराउंड फिर से एक बार मिलता है तो एंट्री कर सकते हैं। कोई भी अगर लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट चाहिए तो 620 के ऊपर ही फ्रेश बुलिश इंडिकेशन दिखाई दे रहा है फिलहाल इंडियन बैंक में। इंडियन बैंक पे जो है नज़र रखिएगा। ऑफ कोर्स स्टॉक थोड़ा आज गिरावट पे है, लेकिन बाजार रिकवरी मोड पे है और वो रिकवरी में स्ट्रेंथ आ रहा है। लक्ष्मीकांत जी, यहाँ पे ब्रॉडर इंडेक्सेस में अगर कोई अच्छी कंपनी दिख रही है स्मॉल कैप स्पेस में, मिड कैप स्पेस में, आपको लगता है? जी ऑलरेडी हमने जितने भी स्टॉक बताए हैं, हालांकि वो मेरे ख्याल से कुछ ब्रॉडर स्पेस में भी आते हैं, जैसे पेटीएम हुआ, बर्जर पेंट हुआ। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने ट्रेंड के बारे में भी डिस्कस किया है। तो यहाँ पर हमें मोमेंटम दिख रहा है, तो हमें लगता है कि जिन स्टॉक्स के बारे में बोला गया है उन पर ही नजर बना के रखें और वहां पर तेजी हमें देखने को मिलेगी। हाँ, बट की सिलेक्टेड स्मॉल कैप स्टॉक है जहां पर हम नजर बना के चल सकते हैं। आने वाले समय में वहां पे तेजी दिखाई देगी, बट एज सच फिलहाल मेरे पास स्मॉल कैप में अभी रिकमेंड करने के लिए कोई स्टॉक नहीं है। रिकमेंडेशन में कोई स्टॉक नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स ब्रॉडर इंडस्ट्रीज में एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। एनर्जी स्पेस से ऑफकोर्स सीजी पावर पे जो है मेरी नज़र आ रही है, यहाँ पे ऑफकोर्स थोड़ी स्ट्रेंथ आ रही है और थ्रू आउट द डे इन्होंने अपना गेंस को जो है ज़्यादा लूज आउट नहीं किया था। स्टॉक 1.5% ऊपर है और वो मेंटेन रखा गया है। हरीश जी, सीजी पावर पे आपकी क्या राय रहेगी? यहाँ पे एक अलग जो है 700 प्लस लेवल्स पे जो है कंसोलिडेशन लगता है चार्ट सेटअप पे, कि यहाँ पे एक अलग अप मूव आ सकता है? सीजी पावर का लास्ट कुछ दिनों के चार्ट पैटर्न देखते हैं तो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर अच्छे से कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लग रहा है कि बेस बन चुका है और आज का वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो इस स्टॉक में बिल्टअप हुआ है और मुझे लग रहा है कि एक स्टॉक तैयारी कर रहा है एक ऊपर के और अप मूव के लिए। ऊपर मुझे लग रहा है कि 730 750 लेवल्स देखने मिल सकते हैं कुछ टाइम पीरियड में। तो बेस अगर देखा जाए तो एक बेस फॉर्मेशन बन चुका है 680 के अराउंड। मुझे लग रहा है 680 के एक स्टॉप लॉस के साथ, एक छोटा सा स्टॉप के साथ बाइंग कर सकते हैं स्टॉक में ऊपर के। और मुझे लग रहा है कि 730 से लेकर 750 लेवल्स देखने मिल सकता है। लेकिन जिस तरीके से सेटअप बनाया हुआ है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर होल्ड कर रहा है और वॉल्यूम के साथ, तो बिल्कुल एक पॉजिटिव मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है स्टॉक प्राइस पर। मोमेंटम सीजी पावर की तरफ से ऑफ कोर्स 700 लेवल्स पे जो है हमारी इस पे नज़र रहेगी। लेकिन चलिए अब रियलिटी स्पेस की भी हमारी बातचीत हो गई है। मीडिया, निफ्टी मीडिया इंडिकेट करते सन टीवी, यहाँ पे अच्छी जो है आप कहते हैं अच्छी लॉन्ग बिल्डअप देखने मिल रही है। आखिरी कॉल है हरीश जी, यहाँ पे सन टीवी जल्दी से बताएं आपकी क्या राय रहेगी? यहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है तो और ऑफ कोर्स वैल्यूएशंस भी सस्ते हैं फंडामेंटली देखा जाए तो सन टीवी पे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स लगते हैं? 1.5% ऊपर है 640 के लेवल्स पे। सन टीवी नीचे के लेवल से बिल्कुल रिकवरी कर रहा है, लेकिन ऐसा सच कोई पैटर्न नहीं बन रहा है अभी फिलहाल के लिए स्टॉक में।
तो मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस जोन बिल्कुल है 670 बजे लेकर 680 के रेंज में। तो अगर किसी के पास ऑलरेडी होल्ड है तो होल्ड कर सकते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए, 680 के आसपास चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए इसमें कुछ बाइंग का एडवाइस तो नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से सेटअप है मुझे लग रहा है कि ऊपर बाउंस बैक कर सकता है, लेकिन ऐसा कोई सच पैटर्न नहीं है, तो मैं बाइंग का रिकमेंडेशन अभी फिलहाल अवॉइड की राय सन टीवी के लिए। लेकिन मार्केट क्लोजिंग पे चलते हैं और शानदार रिकवरी निफ्टी में देखने मिली है। अब डेज लो से जो अच्छी मोमेंटम देखने मिली है। इंडसइंड बैंक अपने गेंस को होल्ड किया है, 2.5% ऊपर है। इसके अलावा सन फार्मा, अदानी पोर्ट्स, ट्रेंट, इटर्नल की सपोर्ट अच्छी है, जहां पे आपको मोमेंटम देखने मिल रहा है। निफ्टी बैंक, ब्रॉडर इंडिसेस सब में जो है पिछले आधे घंटे में जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने मिली है। इसके कारण एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है आप देख सकते हैं स्क्रीन में बुल्स के फेवर में है। और लकीली जो इंडिया विक्स है, देखिए लगातार दूसरे दिन जो है गिरावट आई है, 10% से ज़्यादा की गिरावट आई है और कंफर्टेबली 16.5 के नीचे इंडिया विक्स ट्रेड कर रहे हैं। सेंसेक्स जो है ऑलमोस्ट 81,770 लेवल्स के आसपास है, 470 पॉइंट्स, 480 पॉइंट्स का ग्रोथ है। लेकिन निफ्टी की बात करें तो एक्सपेक्टेड क्लोजर है 0.5% से ज़्यादा का, यानी कि 130 पॉइंट्स का। निफ्टी बैंक की बात करें वहीं पे, तो यहाँ पे भी 300 पॉइंट्स प्लस से ज़्यादा का क्लोजिंग जो है उसको हमें स्क्रीन्स में देखने मिल रहा है। ऑफकोर्स अच्छे शेयर्स में बात करें तो यहाँ पे इंडसइंड बैंक, विप्रो जैसे स्टॉक्स में मोमेंटम है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर एनएसई की बात करें तो 1434 टू 1285 है। तो मार्केट की क्लोजिंग जो है मई सीरीज़ में बहुत स्ट्रेंथ दिखा है। ऑफकोर्स वॉलेटिलिटी था एक दो सीरीज़ में, बट अब हम देख सकते हैं स्क्रीन में कि 24,880 पे जो है कंफर्टेबली निफ्टी ने क्लोज किया है। ऑफकोर्स 25,000 का एलिवेटेड लेवल जो हमारे नज़र में ज़रूर रहेगा। थोड़ा सा 82,000 के ऑलमोस्ट लेवल्स पे सेंसेक्स ने अपना क्लोजर दिया। और निफ्टी बैंक जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रैक है वो है 55,746 का। लेकिन चलिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे लक्ष्मीकांत शुक्ला जी और हरीश जुजारे जी से, जो हमारे साथ जुड़े हमारे क्लोजिंग कॉल्स के शो में। लेकिन इस शो के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहे ET Now स्वदेश में।